ॐ सर्वे वेदाः यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण ब्रवीमि। ॐ इत्येतत् ॐ इत्येतत् ॐ इत्येतत्। मेरे सौभाग्य से इस सभा भवन में उपस्थित आचार्य जनों में न्याय शास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर महानंद झा जी, जिनकी वाणी किस तरह से प्रसरित होती है यह हम सब ऑनलाइन के माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से दोनों से जानते हैं। मेरे अत्यंत प्रिय प्रोफेसर विष्णुपद महापात्र जी, जिनके साथ संवाद का लाभ मुझे स्वयं मिलता रहता है। न्याय शास्त्र विभाग के अत्यंत माननीय और आदरणीय आचार्य प्रोफेसर रामचंद्र जी। जब मैं आचार्य शब्द का प्रयोग करता हूँ तो उसका अर्थ मुझे शिक्षक सामान्य से वैलक्षण्य को प्रस्तुत करना भी होता है। आचार्य बहुत गंभीर शब्द है और मैं जब विद्यापीठ में जब मुझे आने का अवसर मिलता है तो मेरा प्रलोभन सबसे अधिक ये रहता है कि मैं आचार्यों से मिल पाऊं। ऐसे मेरे सम्मुख उपस्थित आचार्य त्रय, मंगलाचरण ऑनलाइन माध्यम से करने वाले आचार्य जी प्रोफेसर प्रदीप मिश्र जी, मेरे सम्मुख उपस्थित छात्रजन, शोध छात्रजन, जिनमें अनेक दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरे छात्र रहे हैं। आप सबको देख करके मुझे अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा है। और पटल में इस कार्यशाला में जुड़े आचार्यजन, छात्रजन एवं सभी विद्या प्रेमी सज्जनवृंद, मैं सर्वप्रथम तो अत्यंत हृदय से अपना भाव व्यक्त करना चाहता हूँ न्याय शास्त्र विभाग के आचार्य आनंद झा जी के प्रति। सर, आपका माइक थोड़ा नजदीक रखेंगे, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, इस आमंत्रण के लिए अब आ रहा नहीं तो धीरे नहीं बोल रहा। इस आमंत्रण के लिए मुझे यह आदेश, मैं बहुत अधिक भूमिका न करके सबसे पहले तो विलंब के लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। दिल्ली में ये क्षमा याचना भी साधारण बात है। ट्रैफिक ऐसी होती, मैं 1.5 घंटे पहले ही चला था चलती, परंतु मुझे आशा थी कि मैं आधा घंटा पहले ही पहुंच पाऊंगा, ऐसा नहीं हो पाया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे जो भाग यहाँ पंक्तिशः विमर्श के लिए आदेश प्राप्त हुआ है वह टेक्स्ट 33 है मेरे ग्रंथ में। मैं आपको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले भूमिका के रूप में कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, संवाद के रूप में एक कक्षा चलेगी, ठीक है, संवाद करेंगे। ये बताइए, एक यहाँ एक टेबल है और एक मोबाइल है, ठीक है, बिल्कुल कनेक्ट हो जाइए कक्षा की तरह, क्योंकि कक्षा की तरह ही होना है। यहाँ आधार पदार्थ क्या है और आधेय पदार्थ क्या है? आधार टेबल है और आधेय पदार्थ मोबाइल है। जो आधेय पदार्थ होता है उसको ही धर्म कहते हैं और जो आधार पदार्थ होता है उसको धर्म ही कहते हैं। ये तो बात स्पष्ट हो गई। तो ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी बियरर है ना। ये प्रॉपर्टी है, धर्म है, ये धर्मवान है, इसीलिए यह ऊपर जो रहता है वो क्या होता है? धर्म रहता है। इस बात विमर्श हो चुका है, करेक्ट करने के लिए। तो आधेय पदार्थ धर्म, आधार पदार्थ धर्म। अच्छा, इसी धर्म को वृत्ति पदार्थ भी कहते हैं। आधेय पदार्थ कह लीजिए, वृत्ति पदार्थ कह लीजिए और धर्म पदार्थ कह लीजिए, ठीक है। तो आधेय वृत्ति धर्म, जो ऊपर होता है उसको, उसी को कई बार विशेषण भी कह देते हैं। अब प्रश्न यह है कि आधार पदार्थ क्या हो सकता है, यह यहाँ विचार का विषय नहीं है। आधेय पदार्थ
क्या क्या हो सकता है, यह प्रश्न है। कः कः पदार्थः आधेय पदार्थः भवितुम् अर्हति, भवति इति न, भवितुम् अर्हति, यहाँ से बात शुरू होती है। ठीक है, अब देखिए पदार्थों, दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक वृत्ति पदार्थ और एक अवृत्ति पदार्थ, ये भी बात है ना। अच्छा, वृत्ति शब्द का वृत्त प्लस ती है ना, ये कर्ता को कहते, वर्तते इति वृत्ति है ना। तो जैसे मोबाइलम वर्तते केबले है ना, तो वर्तते का कर्ता कौन है, मोबाइल है। तो वर्तते का जो कर्ता है वह क्या होता है, धर्म होता है। जो ध्रियते का कर्म होता है वह धर्म होता है। वर्तते के कर्ता को धर्म कहते हैं और ध्रियते के कर्ता कर्म को क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। तो इसीलिए ये बात आपने वहां शुरू करी थी है ना। अब प्रश्न यह है कि दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, वृत्ति पदार्थ और अवृत्ति पदार्थ। वृत्ति पदार्थ क्या होता है, जो मैंने अभी बताया धर्म पदार्थ आधेय। मैं ठीक से कनेक्ट हो पा रहा हूँ? अच्छा, अब मैंने दूसरा अवृत्ति पदार्थ किसको कहते हैं, जो 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 विभू पदार्थ है, जो सर्वत्र विद्यमान है, उसके संबंध में आप ये नहीं कह सकते हो अयम पदार्थ अनेन संबंधेन अस्मिन् पदार्थे वर्तते। ऐसी घोषणा जिन पदार्थों के संबंध में हो नहीं सकती है, वे पदार्थ क्या है, अवृत्ति पदार्थ है। अब प्रश्न यह है कि वृत्ति पदार्थ, आधेय पदार्थ और धर्म पदार्थ क्या क्या पदार्थ हो सकते हैं। तो न्याय वैशेषिक विभाग में बैठे हुए हैं, इसीलिए हमें कहना है कि कितने पदार्थ होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, तो उन पदार्थों में जो 6 पदार्थ है वो क्या है, भाव पदार्थ। तो 7वां पदार्थ क्या है, अभाव। अब इनकी घोषणा है कि इन 7 पदार्थों में से कोई भी पदार्थ धर्म पदार्थ बन सकता है कि नहीं? कोई भी पदार्थ धर्म पदार्थ बन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, द्रव्य भी धर्म हो सकता है, गुण भी धर्म हो सकता है, कर्म भी धर्म हो सकता है, और सामान्य भी धर्म हो सकता है, विशेष भी धर्म हो सकता है, समवाय भी धर्म हो सकता है, और अभाव भी धर्म हो सकता है। अब मैं यहाँ एक डिक्लेरेशन करना चाह रहा हूँ, इन 7 में से चौथा पदार्थ क्या है, सामान्य, इसको जाति कहते हैं। तो ये सारे के सारे धर्म हो सकते हैं है ना। इन सारे धर्मों में से जो चौथा धर्म है वो क्या है, जाति रूप धर्म है। जाति अगर धर्म है तो जाति से अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं वे कितने प्रकार के धर्म होते हैं, 2 प्रकार के, एक जाति रूप धर्म और उपाधि रूप धर्म। इसका मतलब ये जाति रूप धर्म को छोड़ करके जितने भी पदार्थ हो सकते हैं वो सब के सब क्या होंगे, उपाधि होंगे। इसका मतलब द्रव्य जब धर्म होगा तो किस रूप में होगा, उपाधि के रूप में। गुण अगर धर्म होगा तो किस रूप में होगा, उपाधि के रूप में। और कर्म अगर धर्म होगा तो उपाधि के रूप में होगा। और सामान्य विशेष और समवाय और अभाव भी होगा तो किस रूप में होगा, उपाधि रूप में होगा। यहाँ ये व्यवस्था कर लेते हैं। अब ये सखंड उपाधि अखंड उपाधि की चर्चा चली है। अब हमारा विचार का विषय क्या है, इनमें से जो जो 7वां पदार्थ है वो क्या है, अभाव है। देखिए यहाँ विद्यार्थी जो कि दर्शन शास्त्र के बैठे हैं, हमारे यहाँ 2 तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, एक है सत्ता और एक है अस्तित्व। ये आचार्य जी विद्वानों ने लिखा, सत्ता अलग वस्तु है और अस्तित्व अलग वस्तु है। अस्तित्व किनका है, 7 पदार्थों का अस्तित्व। अस्तित्ववन्तः पदार्थाः कति सन्ति, 7 पदार्थाः अस्तित्ववन्तः सन्ति। अस्तित्ववत्सु तेषु पदार्थेषु 6 पदार्थाः भाव पदार्थाः, 7वां पदार्थः अभाव पदार्थः। भाव पदार्थाः अस्तित्ववन्तः और अभाव पदार्थ अस्तित्ववान। यहाँ बात हुई ना। अब सत्ता और अस्तित्व में अंतर क्या है, यद्यपि शब्द की दृष्टि से अंतर नहीं है, सत्ता केवल सत पदार्थ केवल 3 है। क्या क्या है, द्रव्य। इसीलिए आप सत द्रव्यम
सन गुणा और सत कर्म ऐसा कहते हैं। अन्यों के लिए आप सत शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। क्या रूल है? सत्तावंतस रजस्वाद्या गुणा। अच्छा, सत्तावंत क्यों कहते हैं आचार्य? ये जो ये सारा संसार है ना, देखो पदार्थत्व किसका है? विटगेस्टाइन का नाम सुना है ना सबने? विटगेस्टाइन कहते थे कि जैसे इस कमरे में 5 चीजें, टेबल है, चेयर है, पंखा है, सब है, चीजें हैं। अब ये तो सारे के सारे कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स ही है, द्रव्य, ये तो पदार्थ ही है। लेकिन ये पदार्थ परस्पर किस तरह से विन्यस्त है? पदार्थ तो पदार्थ ही है, पदार्थों का विन्यास भी पदार्थ है, मतलब अरेंजमेंट of the concrete objects. So arrangement also happens to be the category. ये आइडिया है ना? तो जैसे मैं कहूँ चेयर एंड टेबल, एंड शब्द के द्वारा किसको कहा जा रहा है? अरेंजमेंट को ही तो कहा जा रहा है। अगर मैं कहूँ मोबाइल ऑन द टेबल, तो मोबाइल और टेबल के बीच का जो ऑन शब्द किसको कह रहा है? इसके विन्यास को कह रहा है। तो ऑन शब्द भी तो पदार्थ को ही कहता है कि ऑन का तो नी को पद कहते हैं, उसके अर्थ को पदार्थ कहते हो। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो संसार के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, जिनसे संसार निर्मित होता है, केवल 3 ही है, द्रव्य गुण कर्म। शेष तो सभी इनके अरेंजमेंट और डिरेंजमेंट है, यही तो है। लेकिन पदार्थत्व सत्ता है, क्योंकि हमारे यहाँ की पदार्थ की संकल्पना भी पद का जो अर्थ है ना? तो प्रकृति पद का जो अर्थ है वो भी पदार्थ है, प्रत्यय पद का जो अर्थ है वो भी पदार्थ है, और प्रत्यय पद का सारे प्रत्ययों का अर्थ है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट बात है, हम विभक्तियों का अर्थ क्या कहते हैं? विभक्ति है ना, सु औजस अमोर शस्त्र। इन विभक्तियों को कारक संबंध या कारकेतर संबंध, तो सर्वासाम विभक्ति नाम अर्थ का संबंध एवं सर्वासाम विभक्ति नाम अर्थ। उनमें से षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या है? संबंध, सामान्य, तो वो कारकेतर संबंध है, और शेष जो जितने भी है वो कारक संबंध है। यहाँ तो मैं सुख प्रत्यय के संबंध में ये घोषणा कर रहा हूँ। वस्तुतः आकृति मूलक वर्गीकरण में जब आप पढ़ते हो तो उसमें सभी प्रत्ययों का अर्थ संबंध ही होता है। भाई सभी प्रत्ययों का अर्थ ये संबंध होता है ना। जैसे कुमार शब्द के आगे लिंगी लगा देते हो, स्त्रीत्व संबंध हो गया है ना, अपत्य संबंध हो गया। सभी प्रत्ययों का सामान्य रूप से अर्थ क्या है? संबंध। ऐसे में हम इन विभक्तियों का अर्थ संबंध कहते हैं, तो एक विशेष अभिप्राय से कहते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इन प्रत्ययों के द्वारा, विशेष रूप से विभक्ति प्रत्ययों के द्वारा अरेंजमेंट और डिरेंजमेंट का ही तो कथन किया जाता है कि नहीं? देखा जाए तो अब हमारे को क्या कहाँ से आरंभ करना है कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि 3 पदार्थ अस्तित्व सत्तावान है और सभी पदार्थ अस्तित्व। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अस्तित्व और सत्ता में से व्यापक पदार्थ क्या और व्याप्य पदार्थ कौन है? व्यापक और सत्ता का अस्तित्व व्याप्य, सत्ता है ना? अस्तित्व सब में रहता है। अब ऐसे में अस्तित्व अभाव में भी रहता है कि नहीं? अभाव के अस्तित्व को कैसे सिद्ध किया जाता है, ये अलग प्रश्न है, हमारे इस ग्रंथ का विषय नहीं है। अभी हम ये बता करके आगे ये बताना चाहते हैं कि देखिए दुनिया में भाव पदार्थ है, जैसे यह एक भाव पदार्थ है, यह एक भाव पदार्थ है। इस भाव पदार्थ का वाचक क्या है? मोबाइल। ये वाच्य है, तो मोबाइल MOBILE है ना, यह वाचक है और ये वाच्य है। और पुस्तक पद का बुक का वाच्य क्या है? ये। इसका मतलब संसार के शब्दों को 2 भागों में विभक्त करना। किसी भी लैंग्वेज में नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं कि सभी लैंग्वेज, कोई ऐसी लैंग्वेज है दुनिया में जिसमें नेगेटिव पार्टिकल ना हो? संस्कृत में नेगेटिव पार्टिकल क्या है? ना है, नो भी है, माँ भी है संभवतः, और अंग्रेजी में नॉट है, और भी कुछ। सभी भाषाओं में नेगेटिव पार्टिकल शब्द है। अब ये कह रहे हैं कि नेगेटिव पार्टिकल जितने भी हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, और नेगेटिव पार्टिकल से भिन्न जितने भी वर्ड्स हैं उनको एक तरफ कर लीजिए। तो नेगेटिव पार्टिकल, तो जैसे नेगेटिव पार्टिकल से भिन्न शब्द कुछ भी हो सकते हैं। पुस्तक शब्द जो है, पुस्तक तो नेगेटिव पार्टिकल नहीं है ना, तो पुस्तक शब्द निश्चित रूप से किस वस्तु का कथन करेगा? भाव वस्तु का कथन करेगा।
मोबाइल शब्द किस वस्तु का कथन करेगा? भाव वस्तु का कथन करेगा। मतलब नॉट के अलावा जितने भी शब्द हैं लैंग्वेज में, सभी किसी न किसी भाव वस्तु का कथन करेंगे। अब नए है ना, अब नए तो नयर्थः कहा, इसको लेकर के चर्चा चलती है। अब नए का अर्थ क्या हो सकता है? तो वो कहते हैं अभाव। नए का एक सामान्य अर्थ क्या है? अभाव है। यद्यपि रघुनाथ शिरोमणि ने कहा कि नए के दो अर्थ हैं, अन्योन्याभाव और संसर्गाभाव। ऐसा भी कहा जा सकता है कि नए का अर्थ है अभाव, उस अभाव के दो भेद हैं, अन्योन्याभाव और संसर्गाभाव। परंतु आचार्य मतीलाल जी ने लिखा है ये अन्योन्याभाव और संसर्गाभाव अपनी प्रकृति में इतने भिन्न हैं, उनको आप एक मीनिंग एंटिटी के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, वर्ड एंटिटी का। एनीवे, हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि सर्वेषां नय पदानां नयादि पदानां अर्थः का अभावः, अभावः वाच्यः, नय वाचकः। ऐसा हुआ ना। अब ये बताइए, मैं आपको लैंग्वेज का प्रयोग करके बताता हूँ। मैं आपको कहूँ उत्पत्तेः पूर्वं समवायि कारणभूतयोः कपालयोः घटः न। क्या बताया मैंने? उत्पत्तेः पूर्वं समवायि कारणभूतयोः कपालयोः घटः न। अब इसमें घटः के बाद में जो न पद है वो अभाव का वाचक है। कौन से अभाव का वाचक होगा आप बताएं? कितने प्रकार के अभाव होते हैं? चार, है ना। उनमें से जी हाँ, नहीं, उत्पत्तेः पूर्वं, जैसे कपाल तैयार हो गए, है ना, तो कपाल समवायी कारण है ना घट के, तो घटः नास्ति, दो कपाल उपस्थित हैं। उस समय प्रतीति का विषय क्या होता है? अनयोः कपालयोः घटः नास्ति, घटः न। अब जैसे ही घट उत्पन्न हो जाता है, कपाल जब एकत्रित हो जाते हैं तो घट उत्पन्न होता है, तो आप कहो कपालयोः घटः अस्ति और कपालयोः घटः न। तो मैं कह रहा हूँ उत्पत्ति से पूर्व, उत्पत्ति पूर्वकालीनयोः कपालयोः घटः न। इसमें न किस प्रकार के अभाव का कथन करता है? प्राग भाव का। क्या कहते हैं उसको पंडित लोग? लघुड़ प्रहारानंतरम समवायी कारणभूतयोः कपालयोः घटः न। अब ये बताइए यहाँ न किसका वाचक है? वाचक है ना। अच्छा, भूतले घटः न, यहाँ न किसका वाचक है? अत्यंत। घटः न, यहाँ किसका वाचक है? अन्योन्य भाव का। इसका मतलब आपने बार बार निरीक्षण परीक्षण करके देख लिया कि जहां कहीं भी ना का प्रयोग है वहां अर्थ क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है ना। तो यह जो अभाव पदार्थ है, तो संसार में दो प्रकार के पदार्थ हो गए, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। इतना व्यवस्थित हम कर चुके, ठीक है ना। अब इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में भाव पदार्थ होते हैं। भाव पदार्थों के संबंध में एक घोषणा है कि भाव पदार्थ दो प्रकार के, एक व्याप्य वृत्ति और एक अव्याप्य वृत्ति। बिल्कुल समझ के जाएंगे, ठीक है ना। व्याप्य वृत्ति यहाँ क्या है? ये वृत्ति किसे कहते हैं? जो वर्तते इति वृत्ति, ये वृत्ति है ना, अयं वृत्ति है। वृत्तिता तिष्ठति अस्मिन् वृत्तौ वृत्तिता तिष्ठति, है ना। शब्द प्रवृत्ति निमित्तम, है ना। तो वृत्ति शब्द प्रवृत्ति निमित्त क्या है? वृत्तिता। तो यह मोबाइल कहलाता है, तो मोबाइल शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त क्या है? मोबाइलत्व। अब इसको मोबाइल नहीं कह करके आप क्या कह रहे हो? वृत्ति कह रहे हो। अब इसी को कभी आप मोबाइल कहते हो, इसी को कभी आप वृत्ति कहते हो। तो जब आप मोबाइल कहते हो तो शब्द प्रवृत्ति निमित्त मोबाइलत्व है, जब आप वृत्ति कहते हो तो शब्द प्रवृत्ति निमित्त वृत्तिता है, वृत्तित्व है। यही तो आइडिया है। अच्छा, अब बात क्या है कि अब ये बताइए कि यह जो वृत्ति पदार्थ है, वृत्ति पदार्थ है ना। अब ये जो वृत्ति पदार्थ है, भाव है, ये भाव रूप वृत्ति पदार्थ है ना। अभाव भी वृत्ति बन सकता है, भाव भी वृत्ति बन सकता है। ये जो वृत्ति है, ये भाव पदार्थ है, अपने आधार यहाँ से लेकर के वहां तक ये सब टेबल है ना, ये क्या पूरे टेबल को व्याप्त करके रहता है? नहीं रहता है।
टेबल के एक देश में रहता है ना, इसका मतलब पूरे टेबल को व्याप्त करके नहीं रहता है। तो ये व्याप्य वृत्ति है या अव्याप्य वृत्ति है? अव्याप्य वृत्ति है। इस पूरे टेबल में टेबलत्व है, वो क्या है? तो टेबल के किसी भी अंश में टेबलत्व ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। टेबल रूप सब जगह रहता है, ठीक है ना। लेकिन मोबाइल, टेबल रूप भी धर्म है, मोबाइल भी धर्म है। टेबल रूप भी भाव पदार्थ है, मोबाइल भी भाव पदार्थ है। एक गुण रूप भाव पदार्थ है और एक द्रव्य रूप भाव पदार्थ है। तो जो टेबल रूप है समस्त टेबल को व्याप्त करके रहता है ना, इसीलिए टेबल रूप कैसा पदार्थ है? व्याप्य वृत्ति पदार्थ है। और मोबाइल कैसा पदार्थ है? अव्याप्य वृत्ति पदार्थ है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाव पदार्थ दो प्रकार के हो सकते हैं, व्याप्य वृत्ति और अव्याप्य वृत्ति। व्याप्य वृत्ति का मतलब क्या था? समस्त आधार को व्याप्त करके जो वर्तते इति व्याप्य वृत्ति, और समस्त आधार को व्याप्त करके जो नहीं रहता है वो अव्याप्य वृत्ति। इसमें तो कुछ कठिनाई है नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने देखा कि मनुष्य में जो मनुष्यत्व रहता है वो कैसा है? जो ये बताइए, मनुष्यत्व जो है भाव पदार्थ है, अभाव पदार्थ है? भाव पदार्थ है। अब मनुष्यत्व व्याप्य वृत्ति भाव पदार्थ है या अव्याप्य वृत्ति भाव पदार्थ है? व्याप्य वृत्ति भाव पदार्थ है, क्योंकि कोई भी सभी मनुष्यों में मनुष्यत्व रहता है, या एक मनुष्य के सभी अंशों में मनुष्यत्व को कर भरा हुआ है, यही है ना। तो सर्वमेव आधारम व्याप्य वर्तते यदि व्याप्य वृत्ति। तो मनुष्यत्व जो यूनिवर्सल ह्यूमन बीइंग हुड कहते हैं, क्या कहते हैं? यूनिवर्सल है ना मनुष्यत्व, और ह्यूमन बीइंग हुड कहते हैं। और ये ह्यूमन बीइंग हुड किस में रहता है? मनुष्य में रहता है। व्याप्त करके रहता है या एक देश में रहता है? व्याप्त करके रहता है। इसलिए मनुष्यत्व रूप भाव पदार्थ कैसा हो गया? व्याप्य वृत्ति हो गया। अच्छा, दूसरा भाव पदार्थ ले लो, कपि संयोग। जैसे वृक्ष में एक कपि संयोग है, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं मैं। वृक्ष में जैसे कपि संयोग है, क्या पूरे वृक्ष को व्याप्त करके कपि संयोग रहता है? कपि संयोग गुण पदार्थ, अयम गुण पदार्थ भाव रूप वृक्षे तिष्ठति अथवा वृक्षेक देशे तिष्ठति, है ना। तो समग्रम अधिकरणम व्याप्य तिष्ठति, किम अधिकरणैक देशम एव व्याप्य तिष्ठति तथा कृत्वा अधिकरण व्याप्य वृत्ति नास्ति। इसीलिए आप क्या होगा, इसको अव्याप्य वृत्ति पदार्थ है, अपने आधार को व्याप्त करके नहीं रहता है। तो आपने ये देखा मनुष्यत्व रूप भाव पदार्थ कैसा है? व्याप्य वृत्ति पदार्थ है। कपि संयोग रूप भाव पदार्थ अव्याप्य वृत्ति है। इसमें तो कुछ कठिनाई नहीं है। सर, एक छोटा सा प्रश्न था कि अगर कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को संपूर्ण व्याप्त कर दे तो किस में लेंगे, व्याप्य में कि अव्याप्य में? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को पूरी तरह से व्याप्त करके रहे? हाँ सर। हो सकता है क्या? जैसे एक लोहे का एक सिक्का है, मतलब एक लोहे का बॉक्स है, उसके अंदर पूरा एक छोटा सा सोने का मैंने सिक्का रख दिया तो पूरी तरह से व्याप्त हो गया। जो अंदर का जो सिक्का है वो बाह्य द्रव्य से पूरी तरह व्याप्त हो गया। या तो मान लीजिए सोने का वर्क मैंने लगा दिया पूरे पे। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, यहाँ एक व्याप्य वृत्ति की परिभाषा जो ग्रंथ में लिखी है ना, एक तो ये हुआ कि पूरे देश को व्याप्त करके रहे और सभी कालों में रहे। जैसे मान लीजिए कि इस पूरे टेबल को व्याप्त करके एक चद्दर बिछा, तो क्या जब तक टेबल है उसके साथ उसका साहित्य है क्या? नहीं है ना। तो सभी कालों में रहना चाहिए, सभी देशों में रहना चाहिए और सभी अंशों में रहना चाहिए। इस दृष्टि से संभवतः नहीं, अभी फिर जी आचार्य जी लोगों से पूछेंगे, मेरे लिए नया प्रश्न है, मुझे लगता है नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, आपका समाधान ठीक है। तो आगे बढ़ो मैं। हाँ, अब ये जो भाव पदार्थ कितने प्रकार के हो सकते हैं विद्यार्थियों, बताओ? दो प्रकार, व्याप्य वृत्ति और अव्याप्य वृत्ति। एक एक पंक्ति को समझते चलेंगे। अब अभाव पदार्थ के संबंध में एक घोषणा करते हैं। जैसे रूपस्य अभावः, रूपाभावः। अब रूपम कुत्र तिष्ठति? रूपवती वस्तुनि तिष्ठति। अच्छा,
अच्छा, आकाश में रूप का अभाव रहता है कि अभी जो रूपा भाव है यह कैसा पदार्थ है? क्योंकि समग्र आकाश को व्याप्त करके रूपा भाव रहता है, इसलिए यह कैसा पदार्थ है? व्याप्य वृत्ति अभाव पदार्थ हुआ ना। अच्छा, विषाणाभाव, विषाण कहते हैं इसको, विषाण का, शश में विषाण का अभाव है, तो ये विषाण भाव सभी मतलब खरगोश को व्याप्त करके रहता है ना, इसीलिए क्या कहोगे आप? व्याप्य वृत्ति भाव पदार्थ है। तो अभी एक घोषणा, जैसे भाव पदार्थ व्याप्य वृत्ति और अव्याप्य वृत्ति दो प्रकार के होते हैं, ऐसे ही अभाव पदार्थ व्याप्य वृत्ति और अव्याप्य वृत्ति दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करूं, व्याप्य वृत्ति का मतलब जो सब में परवेट करके रहता है, दैट व्हिच परवेट्स इट्स लोकस फुल्ली, दैट व्हिच परवेट्स द लोकस पार्शियली। फुल्ली और पार्शियली का अंतर है, ठीक है। मैं ठीक बता पा रहा हूं? यहां से बात शुरू किया आपने। तो यहाँ हम जो ग्रंथ पढ़ेंगे इसमें व्याप्य वृत्ति को दो प्रकार से समझाया गया है। देखिए, पढ़िए, भाव पदार्थवत् अभावोपि व्याप्य वृत्ति अव्याप्य वृत्तिश्च भवति। स्पष्ट है? बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर सब स्पष्ट है। यथा भाव पदार्थ व्याप्य वृत्ति अव्याप्य वृत्ति विरूपः भवति तथैव अभाव पदार्थोपि व्याप्य वृत्तिरपि भवति और अव्याप्य वृत्तिरपि भवति। अब ये समझा रहे हैं व्याप्य वृत्ति क्या है, जो मैं बता सकूं। व्याप्य सर्वमेव आधारस्य अंशं कालं देशं वा अवलंब्य वर्तते, यह स व्याप्य वृत्ति। स्पष्ट है? अच्छा, तो दूसरी पंक्ति, कस्मिन्नपि अंशे काल विशेषे देश विशेषे वा यस्य अधिकरणे अभावो नास्ति स व्याप्य वृत्ति। तो सभी काल विशेष में, अभी जैसे प्रश्न हो रहा था, देश विशेष में जिसके अधिकरण में व्याप्ति नहीं है, अभाव नहीं है, जैसे यथा मनुष्य मनुष्यत्वं जाति। अभी देखो, मनुष्य मनुष्यत्वं जाति कीदृशः पदार्थः? व्याप्य वृत्ति पदार्थ। इसको बताइए दोनों वाक्यों में। व्याप्य सर्वमेव आधारस्य, अत्र आधारः का मनुष्य, तो सर्वमेव आधारस्य अंशं व्याप्य कालं व्याप्य देशं व्याप्य अवलंब्य वर्तते स व्याप्य। दूसरा, कस्मिन्नपि अंशे देश काल विशेषे देश विशेषे वा यस्य अधिकरणे अभावो नास्ति। मनुष्यत्व जाति का अधिकरण जो मनुष्य है उसमें कभी भी मनुष्यत्व का अभाव हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसीलिए यह व्याप्य वृत्ति पदार्थ है। और आकाशे रूपाभाव और शशे दिशाभाव। स्पष्ट है? सर, इसका ये मतलब भी निकाल सकते हैं कि जहाँ पर भी समवाय होता है वो व्याप्य होता है, और जहाँ पर भी संयोग या अत्यंत अभाव होता है वहां पे अव्याप्य ही होगा। जहाँ समवाय होता है वह सभी व्याप्ति ही होगा। हाँ सर। जैसे मान लीजिए कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से समवाय संबंध है, जैसे एक तंतु है, वो पट के साथ किस रूप में अवस्थित है? आवाज नहीं क्लियर आ रही है। पटः तिष्ठति, है ना। एकस्मिन् तन्तौ यदि पटः तिष्ठति तर्हि अत्र संबंधः का समवायः, है ना। लेकिन ये कैसा पदार्थ है? हाँ सर, एकस्मिन्, उसको तो व्याप्त करके ही रहता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, लेकिन मतलब वहां पे जब दो तंतु इकट्ठे होते हैं वहां पर घटित नहीं होगा, इसलिए ये नहीं कह सकते कि सारे समवाय जो है व्याप्य है। ये सही है ना? मैं समझ गया हूँ। चलिए, अभी इसकी मैं बाद में इसको सोचते हुए बताता हूँ, ठीक है। अभी मैंने एक प्रश्न लिख लिया है, मैं इसको एक तरह से कनेक्शन में लगा रहता हूँ। अच्छा, देखिए, स्वाधारे यस्य अभावो वर्तते स अव्याप्य वृत्ति यथा वृक्षे कपि संयोगः। अच्छा, कपि संयोगवान वृक्षः, तो अत्र धर्म पदार्थः का कपि संयोगः, धर्मी पदार्थः का वृक्ष, अधिकरण पदार्थः का वृक्ष। अब ये बताइए, कपि संयोग वृक्ष में पूरी तरह से नहीं रहता है, तो स्वाधारे भी इसका कपि संयोग का आधार क्या है? वृक्ष है। उस यस्य अभावो वर्तते, वृक्ष में भी जिसका अभाव है, वृक्ष की अनेक शाखाएं हैं, एक शाखा में कपि संयोग है तो अन्य शाखाओं में कपि संयोग नहीं है।
मूल में कपि संयोग नहीं है, इसीलिए अपने आधार में भी कपि संयोग नहीं रहता है। इसलिए कपि संयोग स्वाधारे वर्तते अपि, कपि संयोग स्वाधारे न वर्तते अपि। इसलिए इसको क्या कह देते हैं? अव्याप्य वृत्ति पदार्थ कहते हैं। अब जो विषय को आगे बढ़ाने के लिए जो बात है ना, वो ये कह रहे हैं कि अव्याप्य वृत्ति पदार्थस्य वृत्तिताया। अब जैसे अव्याप्य वृत्ति भाव पदार्थ यहाँ क्या है? कपि संयोग है। अव्याप्य वृत्ति अभाव पदार्थ क्या हो सकता है? कपि संयोग अभाव हो सकता है। कपि संयोग भी अव्याप्य वृत्ति है और कपि संयोग अभाव भी अव्याप्य वृत्ति है। अब इसमें समझने की क्या बात है कि अब ये देखिए, कपि संयोग वृक्षस्य एकस्यां शाखायां वर्तते। कपि संयोग वृक्षे वर्तते। वृक्षे कुत्र वर्तते? शाखायां वर्तते। कुत्र न वर्तते? मूले न वर्तते। अब देखिए, यहाँ वृत्ति पदार्थ क्या है? वृत्ति कौन है? कपि संयोग वृत्ति है। वृत्तिता कहाँ रहती है? कपि संयोग में वृत्तिता रहती है। अब कपि संयोग निष्ठ जो वृत्तिता है, इसका कोई न कोई डिलिमिटर होगा। वृत्तिता माने रहना, है ना? अब वृक्षे कपि संयोग वर्तते, तो कपि संयोग वृत्ति, वृत्तिता कपि संयोगे तिष्ठति। कपि संयोग निष्ठायाः वृत्तितायाः कश्चन सीमा परिच्छेदकः वर्तते। अब ये सीमा परिच्छेदक का मतलब होता है डिलिमिटर, डिलिमिट करने वाला। जैसे मैं कहूं कि मेरा घर दिल्ली में है, तो सब जगह दिल्ली में मेरा घर नहीं है, मेरा घर द्वारका दिल्ली में है। ये द्वारका शब्द क्या हो गया? डिलिमिटर हो गया। वृक्ष में कपि संयोग है, शाखा रूप वृक्ष में कपि संयोग है, तो शाखा क्या हो गया? डिलिमिटर हो गया। तो सीमा परिच्छेदक शब्द का अर्थ परिच्छेदक मतलब अवच्छेदक। परिच्छेदक को ये क्या कह देते हैं? अवच्छेदक कह देते हैं। इयं वृत्ति अवच्छिन्ना वर्तते। केन अवच्छिन्ना वर्तते? शाखा रूपेण द्रव्येण अवच्छिन्ना वर्तते। तो कपि संयोग निष्ठ वृत्तितायाः अवच्छेदकीभूतः पदार्थः का भवति? शाखा। शाखा अवच्छेदिका भवति। अब मूल में कपि संयोगाभाव है, तो कपि संयोगाभावः वृत्ति पदार्थः। वृत्तिमान पदार्थः कः? वृक्षः। वृक्षः वृत्तिमान है ना? कपि संयोगाभावः वृत्ति। वृत्तिता कुत्र तिष्ठति? कपि संयोगाभावे वृत्तिता तिष्ठति। कपि संयोगाभावनिष्ठा इयं वृत्तिता केनचन अवच्छेदकेन अवच्छिन्ना वर्तते अथवा निरवच्छिन्ना वर्तते? अवच्छिन्ना वर्तते। तो अत्र अवच्छेदकीभूतः पदार्थः का मूलम् अवच्छेदकम् अस्ति। शाखा अवच्छेदिका और मूलम अवच्छेदिका। ठीक है, इतना स्पष्ट हुआ? अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अव्याप्य वृत्ति पदार्थस्य वृत्तितायाः कश्चित् सीमा परिच्छेदकः अस्ति। स्पष्ट है सबको? परिच्छेदक एव अत्र अवच्छेदक नामना व्यवह्रियते। ठीक है ना? डिलिमिटर, अंग्रेजी का शब्द ज्यादा सरल है, परिच्छेदक शब्द बहुत भीषण लगता है। डिलिमिटर है ना, कटिंग, इट कट्स, है ना? तो ये है सच क्वचित आधारस्य अंश विशेष। यहाँ मेरे को बात पूछनी है बाद में। सच क्वचित आधारस्य अंश विशेष। देखिए, आधार क्या है? कपि संयोग का आधार क्या है? वृक्ष। वृक्ष का अंश क्या है? शाखा। तो यह अंश विशेष अवच्छेदक अस्ति न वा? अच्छा, दूसरा क्वचित काल विशेष, क्वचित देश विशेष इति। तथा शाखायां वृक्षः कपि संयोगी। स्पष्ट है? शाखायां वृक्षः कपि संयोगी। I live in Dwarka in Delhi. I live in Delhi. This was the first statement. And then you say, where do you live? मैं कहूँगा I live in Dwarka. In Dwarka क्या है? डिलिमिटर है। ऐसे ही कपि संयोग वृक्षे वर्तते। एड्रेस जरा और बताओ ना। बोले कि शाखा। ये सब जो हम डे टू डे लैंग्वेज में यूज करते हैं ना, मैं कहूँगा मुझे मेरे घर आना, तो बोले कि
कहाँ है सर घर? द्वारका आ जाना। तो आप में से कोई नहीं कहेगा आएगा। मुझे बुलाना नहीं चाहते हम, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा द्वारका सेक्टर 6 में आना। सेक्टर 6 तो एक बहुत बड़ा एरिया है, तो मैं कहूँगा द्वारका सेक्टर 6 में प्लॉट नंबर 14 में आना। अब प्लॉट नंबर 14 में 1 से 21 फ्लैट्स हैं। फिर मैं कहूँगा 274 प्लॉट नंबर 14 सेक्टर 6 द्वारका न्यू दिल्ली में आना। आप सब आना एक बार, ठीक है। तो ये क्या बताया मैंने, मतलब मैं अपनी वृत्तिता को अनेक प्रकार से डिलिमिट करता जा ताकि वैशद्य होता रहे। क्या होता रहे? वैशद्य होता रहे। ये जो आर्य समाज के गुरुकुल से है ना, हरियाणा में जब जाओगे ना, हर दूसरे आदमी का नाम वीर है। वो किसी अच्छा भी नाम मिल जाए तो उसका नाम वीर करण कर देते हैं। तो सोमवीर, वेदवीर, यज्ञवीर, बहादुरी देखनी चाहिए ना। तो अब क्या है कि वो गुरुकुल में 200 विद्यार्थी बैठे हैं, उनमें से कोई विद्यार्थी है जिसको दूध मिलना है 1-1 पाव। तो सोमवीर 20 सोमवीर हो गए। अब इसमें से सबको तो 1 पाव दूध है, सबको तो नहीं दिया जा सकता। तो फिर वो लोग गांव का नाम लगा, क्या नाम लगा देते हैं? स्वरूपगढ़ का सोमवीर। ये स्वरूपगढ़ शब्द क्या है? अब अच्छे जगह 3 तो सोमवीर स्वरूपगढ़ के ही मिल रहे हैं। फिर बोले राम सिंह जी का बेटा, फिर राम सिंह जी भी कई है, 2-3 है। फिर उनकी माता का भी नाम ले लिया। इसका मतलब क्या होता है कि ये जितने भी अवच्छेदक लगाते चले जाते हैं, उससे हम विषय वृत्तिता को ही अवच्छिन्न करते हैं। दिस इज द वृत्तिता। जैसे मैं कहूँ राम का पिता, तो राम शब्द कौन है? डिलिमिटर है, क्योंकि पितृत्व तो सब बहुतों में है। तो इसको नैयायिक लोग कहते हैं, क्या कहते हैं जी? राम प्रतियोगी कुछ कहते हैं ना, राम निष्ठ पुत्रत्व निरूपित पितृत्ववान दशरथ, ऐसे कहते हैं। या फिर आप ये कहिए कि राम निरूपित पितृत्ववान योगी भवति स दशरथ, ऐसे। अब मैं क्या, यहाँ विद्यार्थियों को समझना क्या चाहिए कि अवच्छेदक शब्द से डरने के बाद में अवच्छेदक डिलिमिटर है, और डिलिमिटर क्या होता है कि एक और धर्म लगा देते हैं ताकि उसकी वृत्तिता और ज्यादा क्लैरिटी के साथ मेरे मानस में स्फुरित हो। यही तो आइडिया है। अब ये बात तो आपने देखा कि कभी कभी आधार का एक देश, आधार का एक अंश अवच्छेदक होता है। कभी कभी जैसे आधार क्या है? वृक्ष, वृक्ष का एक अंश कपि संयोग निष्ठ वृत्तिता का की अवच्छेदिका क्या है? शाखा। और जब कपि संयोग शाखा में है तो कपि संयोग वृक्ष के अन्य अंशों में नहीं है। उदाहरण के रूप में मूल में नहीं है, तो कपि संयोग भाव कुत्र तिष्ठति? वृक्षे तिष्ठति। वृक्षस्य कस्मिन् अंशे तिष्ठति? मूलांशे तिष्ठति। तो यह अवच्छेदक क्या हो गया? जैसे आप सबने बताया। अच्छा, दूसरा उदाहरण देखिए, काल विशेष का। अब उत्पत्ति काले पुष्पम न गंधवत किंतु तदुत्तरम। अब देखिए, अब आइडिया क्या है कि एक है पुष्प, ठीक है ना, पुष्प। अब पुष्प तिष्ठति कुत्र तिष्ठति? बताइए। नहीं, पुष्पम कुत्र तिष्ठति? उत्पत्ति काले पुष्पम न गंधवत। तो उत्पत्ति काल जो है, ठीक है ना, जैसे आप कहोगे उत्पत्ति कालीन पुष्प है, ये आधार है, उसमें गंध क्या है? आधेय पदार्थ है। तो यहाँ धर्म पदार्थ क्या है? गंध है। अब ये जो गंध जो है पुष्प में, जब पुष्प उत्पन्न हो रहा होता है तो गंध वहां नहीं रहता है। ये नैयायिकों के द्वारा प्रस्तुत फिलॉसफी है, ठीक है ना। जब पुष्प जब उत्पन्न हुआ तो उस क्षण में गुण नहीं रहा है ना। तो उत्पत्ति कालीन पुष्पे गंधाभाव अस्ति। तो गंधाभाव क्या हो गया? वृत्ति पदार्थ।
पुष्प क्या हो गया? आधार पदार्थ। एक धर्मी पदार्थ, एक धर्म पदार्थ। तो यहाँ वृत्ति पदार्थ क्या है? गंधस्य अभाव, गंधाभावः वर्तते। कुत्र उत्पत्ति कारिणे पुष्पे गंधाभावः वर्तते। तो गंधाभाव धर्म है और उत्पत्तिकालीन पुष्प क्या है? धर्मी है। अब ये बताइए कि यहाँ वृत्ति पदार्थ गंधाभाव है, वृत्तिता कहाँ रहेगी? गंधाभाव में रहेगी। तो गंधाभाव निष्ठ, ये बताइए गंधाभाव अव्याप्य वृत्ति पदार्थ है कि नहीं? तो गंधाभाव अव्याप्य वृत्ति पदार्थ है, तो इस पदार्थ इसको वृत्ति कहते हैं। तो वृत्तिता कहाँ रहती है? गंधाभाव में रहती है। तो गंधाभाव निष्ठ इयं वृत्तिता केनचन अवच्छेदकेन अवच्छिन्ना अस्ति न वा? अस्ति। कालेन अवच्छिन्ना अस्ति। अत्र कालः अवच्छेदकः भवति। कीदृशः कालः? उत्पत्तिकालः। अच्छा, जैसे ही पुष्प उत्पन्न हो गया तो उत्तरवर्ती काल है। अब इसमें गंध आता है, तो उत्तरवर्तिनी मतलब उत्पत्त्युत्तरवर्ती कालीन पुष्प तादृशे पुष्पे गंधः वर्तते। अत्र गंधः वृत्ति पदार्थः। वृत्तिता कुत्र तिष्ठति? गंधे तिष्ठति। गंधनिष्ठा इयं वृत्तिता केनचन अवच्छेदकेन अवच्छिन्ना अस्ति अथवा निरवच्छिन्ना अस्ति? अवच्छिन्ना अस्ति। अत्र अवच्छेदकः पदार्थः कः? उत्तरकालः अवच्छेदकः। तो यहाँ काल अवच्छेदक का उदाहरण हो गया ना, वहाँ अंश अवच्छेदक का उदाहरण है। अब यहाँ चलिए आप लोग गाइड करिएगा, यहाँ जो अंश कहा है ना, अंश, यहाँ 3 शब्दों का प्रयोग है। हालांकि इस ग्रंथ में इस तरह के अन्य भी प्रयोग होते हैं। अंश को ही तो देश कहते हैं। कई बार क्या होता है कि जो अधिकरण है उसी को देश कह देते हैं। तो इसीलिए इसमें टीका में बड़ी अच्छी बात मिली, आपकी वजह से पढ़ लिया मैंने। वो ये कहते हैं कि देखिए ये जो देश है ना, ये 2 तरह का है। अभी चर्चा करूंगा कि यहाँ अंश कह लो या देश कह लो, दोनों का अर्थ ही अधिकरण है, देश है। ठीक है। अब जैसे यहाँ मोबाइल का देश क्या है? टेबल है। अब यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि पहले तो अंश का उदाहरण शाखा और मूल के रूप में कहा, बाद में देश के अवच्छेदक के रूप में एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। वस्तुतः ये दोनों के दोनों देश के ही उदाहरण हैं। अंतर क्या है, उस अंतर को देखने के लिए हम प्रयास करते हैं। देखिए उत्पत्ति, एक एक पंक्ति को स्पष्ट करेंगे सब लोग मिलकर के, ठीक है ना। उत्पत्ति काले पुष्पम न गंधवत् किंतु तदुत्तरम इत्यत्र पुष्पे गंधाभावस्य वृत्तितायाम उत्पत्ति कालः अवच्छेदकः। आगे देखिए, वसंते यवाः मगधे तिष्ठन्ति। यहाँ देखिए वसंत, वसंते यवाः, इस वाक्य को देखिए। यहाँ धर्म पदार्थ क्या है? यव। और धर्मी पदार्थ क्या है? वसंत। ठीक है ना। वसंते यवाः तिष्ठन्ति। अब प्रश्न है कि वसंत में अगर यव रहते हैं तो जहां जहां भी वसंत है सब जगह यव होना चाहिए, लेकिन मगध में तो वसंते यवाः मगधे तिष्ठन्ति। यहाँ मगध क्या हो गया? अवच्छेदक हो गया, न तो गिरौ। इसका मतलब वसंत का ही समय है, गिरि प्रदेश में यव नहीं रहते हैं। वसंत समये गिरि प्रदेशे यवाभावः अस्ति। ठीक है ना। तो यवाभाव निष्ठ जो वृत्तिता है उसका अवच्छेदक क्या हो गया? गिरि प्रदेश हो गया। ठीक है ना। अधिकरण क्या हुआ? अधिकरण तो वसंत ही हुआ, लेकिन तन्निष्ठ जो धर्म है, तन्निष्ठ जो वृत्तिता है, उसका जो अवच्छेदक है, एक जगह मगध है और एक जगह गिरि प्रदेश है। यहाँ ने आचार्य जी मैंने उसमें देखा, देखिए अव्याप्य वृत्ति पदार्थस्य अवच्छेदकी भूतः देशः द्विविधः। ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि स्वीय अधिकरण से एक देशः, स्वीय अधिकरण से, जैसे कपि संयोग अव्याप्य वृत्ति पदार्थ है ना, उसका अधिकरण क्या है? वृक्ष। तो स्वीय अधिकरण, स्वीय माने स्व माने कपि संयोग, स्वीय अधिकरण क्या है? वृक्ष। और वृक्ष का एक देश क्या है? तो स्वीय अधिकरण से एक देशः अवच्छेदकी भूतः देशः। ठीक है। अच्छा,
दूसरा यव और वसंत ऋतु, आइडिया ये है ना। तो यव में वसंत ऋतु, यहाँ वृत्ति पदार्थ क्या है? यव है। वसंत ऋतु क्या है? अधिकरण है। अब वृत्तिता कहाँ रह रही है? यव में रह रही है। तो यवनिष्ठ ये जो वृत्तिता है, इसका अवच्छेदक जो देश है वो क्या है? मगध है। अब देखिए, क्या यहाँ अधिकरण कौन है? वसंत ऋतु है और मगध अवच्छेदक है। तो स्वीय अधिकरण से एक देश अस्ति क्या है? वसंत ऋतु का एक देश है क्या मगध? नहीं है। शाखा वृक्ष का एक देश है कि नहीं? स्वीय अधिकरण से एक देश धर्मी भूतः पदार्थ कुत्र अवच्छेदकी भूतः पदार्थ, यहाँ एक में होता है दो तरह के अव्याप्य वृत्ति पदार्थ से अवच्छेदकी भूतः देशः द्विविधः, कपि संयोग और वृक्ष। अत्र अधिकरण पदार्थ का वृक्ष, अधिकरण से एक देश का शाखा। तो स्वीय अधिकरण से एक देश अवच्छेदकी भूतः देशास्ति न अस्ति। परम वसन्ते यवाः मगधे तिष्ठन्ति न तु गिरौ। अत्र अव्याप्य वृत्ति पदार्थस्य यवस्य अधिकरणं किम्? वसंत ऋतु। अब वसंत ऋतौ वर्तमानः अयं यवः तन्निष्ठाया वृत्तिता सा वृत्तिता केन अवच्छिन्ना वर्तते? मगधदेशेन अवच्छिन्ना वर्तते। अयं मगधदेशः अधिकरणैकदेशः वर्तते कि न वर्तते? कि वसंत ऋतु का एक देश थोड़ी है मगध। इसलिए यहाँ दो तरह से इन्होंने कहा। यहाँ महानंद जी इन्होंने कहा कि इस वजह से आचार्य ने दो उदाहरण दिए। यद्यपि ये दो उदाहरण उस तरह से पंक्तियों की संगति की दृष्टि से नहीं है, परंतु मैं जहां तक समझ पाया टिप्पणी करना बाद में, यहाँ अंश और देश लगभग दोनों एक ही बात है। ठीक है ना? देश पूरे को कहेंगे, देश अधिकरण को कहेंगे, और देश का देश क्या हो जाता है? उसका एक देश हो जाता है। ऐसे चर्चा करेंगे। सर एक छोटा सा प्रश्न था। अभी इसके बाद में बताइए। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। शर्म विषय मिला है, ये भी अच्छी बात है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जो वसंत ऋतु है उसमें जो जाति है और मध्य प्रदेश जो मगध देश है, ये दोनों मिलके अवच्छेदक होते हैं ना? नहीं, वसंत ऋतु में क्या? अच्छा, अवच्छेदक वृत्तिता का? हाँ सर, दोनों ही हो सकते हैं। यहाँ तो उसकी बात हो रही ना, किसी एक देश की बात हो रही है। देश जहाँ अवच्छेदक बनता है, धर्म अवच्छेदक की बात नहीं हो रही है। देश कभी कभी अवच्छेदक बनता है ना, वो जैसे वसंत ऋतुत्व वसंतत्व तो वृत्तिता का अवच्छेदक है ये तो निस्संदेह है। लेकिन वन मोर अवच्छेदक, वन मोर डिलिमिटर क्या है? इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम इसको वन मोर डिलिमिटर नहीं करेंगे तो विषय का वैशिष्ट्य नहीं हो पाएगा। आपको बताना पड़ेगा यहाँ एतन्निष्ठा या वृत्ता वर्तते सा वसंत निष्ठ वसंतत्व धर्मेणापि अवच्छिन्ना वर्तते, तादृशी अवच्छेदकता तु सर्वत्रैव भवति। परम अत्र कश्चन देशः अपि अवच्छेदक पदार्थत्वेन भासमानः वर्तते। यदि स देशः अवच्छेदक पदार्थत्वेन न गृह्यते तर्हि तस्य सीमा परिच्छेदः यथा यथा न भवति। ये आइडिया अभी आचार्य लोग भी बताएंगे। मैं मेरे पास समय कितना है? ठीक है सर। अच्छा देखिए, सभी विद्यार्थी लोग हाँ कहेंगे तभी आगे बढ़ूंगा मैं। अब देखिए, ये बहुत सरल है। अव्याप्य वृत्तिताया अवच्छेदक वाचक पदे प्रायशः सप्तमी भवति। देखो, वृक्षः कपि संयोगवान, वृक्षः कपि संयोगवान। यहाँ वृक्ष में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। कपि संयोगवान कौन सी विभक्ति है? क्या वृक्षे? ऐसा कहोगे, वृक्षः कपि संयोगवान, वृक्षः कपि संयोगवान। फिर आप प्रश्न करो पुत्र, तो आप कहोगे शाखाया। तो यहाँ जो अवच्छेदक वाचक पद क्या है? शाखा है। उसमें सप्तमी विभक्ति लगा दी। अगर मैं कहूं कि अग्रे वृक्षः कपि संयोगी न मूले, तो यहाँ जो अग्र क्या है? सीमा परिच्छेदक है।
तो अग्र में सप्तमी विभक्ति लगा दीजिए। कुछ कठिन, जैसे मैंने इन द्वारका कहा ना, इन कहाँ लगाओगे आप? द्वारका में लगाओगे। तो अव्याप्य वृत्तिताया अवच्छेदक वाचक पदे प्रायशः सप्तमी भवति, यथा अग्रे वृक्षः कपि संयोगी न मूले। तो यहाँ देखो अव्याप्य वृत्ति पदार्थ दो हैं, एक तो कपि संयोग अव्याप्य वृत्ति पदार्थ है और कपि संयोग अभाव अव्याप्य वृत्ति पदार्थ है। तो यहाँ जो अव्याप्य वृत्ति पदार्थ भाव पदार्थ कपि संयोग है, उसकी जो उसका जो अवच्छेदक है तद्वाचक जो पद है उसमें कौन सी विभक्ति लगा दीजिए? सप्तमी लगा दीजिए, उभयत्र। इसलिए अग्रे, मूले, शाखायाम, द्वारकायाम ऐसे ऐसे लगाते चले जाओ। अच्छा, अब दूसरा एक बताइए कि एक वृक्ष की कल्पना कर लो, एक वृक्ष की एक शाखा में कपि संयोग है और उसी वृक्ष में कपि संयोगा भाव भी अन्य शाखाओं में मूल में कि कपि संयोगः कुत्र तिष्ठति, आप कहोगे वृक्षे तिष्ठति। कपि संयोगः भावः कुत्र तिष्ठति, वृक्षे तिष्ठति। तो कपि संयोग और कपि संयोगः भाव, यहाँ कपि संयोगः भाव का प्रतियोगी कौन है? घटा भाव का प्रतियोगी कौन है? घटा भाव का प्रतियोगी कौन है? तो कपि संयोगः भाव का प्रतियोगी कौन है? तो कपि संयोगः भाव अपने प्रतियोगी के साथ एक ही अधिकरण में रहता है, तो दोनों का समान अधिकरण होता है। यत्र कपि संयोगः तिष्ठति यस्मिन् अधिकरणे कपि संयोगः तिष्ठति तस्मिन् अधिकरणे कपि संयोगः भावः तिष्ठति। तस्मात् प्रतियोगी समानाधिकरणः भवति अव्याप्य वृत्ति अभावः। अस्तु, अव्याप्य वृत्ति योपि कोपि अभावः प्रतियोगी समानाधिकरणः भवति। अस्तु। अच्छा, यथा वृक्षे कपि संयोगः भावः, वृक्षे कपि संयोगः भावश्च अस्ति। ऐसा ही प्रसंग आचार्य की वेदांत परिभाषा में आता है कि ब्रह्मणि जगत अस्ति जगत अभावोपि अस्ति, ये ऐसा प्रसंग आता है ना। तो व्याप्य वृत्तिस्तु, अब जो व्याप्य वृत्ति है, जैसे आकाशे रूपा भावः, यहाँ मेरे साथ बोलिए धर्मी पदार्थ क्या है? आकाश। धर्म पदार्थ क्या है? रूपा भाव। अब यहाँ रूपा भाव का प्रतियोगी क्या है? रूप है। अब आप बताइए, आकाश में रूपा भाव तो रहता है लेकिन रूप किसी रूपवान घट में पट में रहता है, तो ये प्रतियोगी समानाधिकरण हुआ है, प्रतियोगी वैयाधिकरण हुआ। इसीलिए ये मन अपने जेहन में रख लीजिए कि अव्याप्य वृत्ति अभाव प्रतियोगी समानाधिकरण होता है और व्याप्य वृत्ति अभाव प्रतियोगी अधिकरण होता है। यथा आकाशे रूपाभाव एव अस्ति न तु रूपम, रूपम प्रतियोगी व्यधिकरण वर्तते। ठीक है ना, ये स्पष्ट हुआ। हाँ? अब यहाँ एक बात, थोड़ी सी चर्चा, मैं ये बात कहना चाह रहा था। यहाँ एक बात मैंने देखी, देखिए कि कपि संयोगा भाव और कपि संयोगा भाव, ये बताइए कपि संयोगा भाव वृक्ष की एक शाखा में रहता है, इसलिए कपि संयोगा भाव अव्याप्य वृत्ति है कि नहीं? बताइए, वृक्षे कपि संयोगा भावः वर्तते, किम समग्रं वृक्षं व्याप्य कपि संयोगा भावः तिष्ठति न तिष्ठति, तस्मात् अयं कपि संयोगा भावः अव्याप्य वृत्ति पदार्थः। अयम् एव कपि संयोगा भावरूपः भाव पदार्थः कदाचन व्याप्य वृत्तिरपि भवितुं शक्नोति। वृक्ष के किसी भी अंश में, वृक्ष में कपि संयोग नहीं है, इस समय वृक्ष में कहीं भी कपि संयोग नहीं है, तो कपि संयोगा भाव समग्र वृक्ष में है कि नहीं? कैसे बताइए? एक तो स्थिति यह है कि वृक्ष की एक शाखा में कपि संयोगा भाव है, अन्यत्र कपि संयोग है, तो आप क्या कहोगे? अयम अभाव पदार्थः व्याप्य वृत्ति अथवा अव्याप्य वृत्ति? कपि संयोगा भावः अत्र अव्याप्य वृत्ति पदार्थः। परम वृक्षे क्वचनापि कपि संयोगा नास्ति, कपि प्रस्तरखंडे तिष्ठति,
तस्मात् कपि संयोगः कुत्र वर्तते? सत्सर्वसंगे वर्तते। वृक्षे कपि संयोगः भावः वर्तते। अयं कपि संयोगः भावः समग्रे वृक्षे वर्तते अथवा वृक्षैकदेशे? तस्मात् अयम् अभावः व्याप्तिवृत्तिरभावः भवति अथवा अव्याप्तिवृत्तिरभावः भवति। इसका मतलब क्या है? यहाँ एक टीका में कहा कि एक ही कपि संयोगा भाव में दो धर्म रहते हैं। ठीक है, कपि संयोगा भाव नामक एकः कश्चन पदार्थः तस्मिन् एकस्मिन् पदार्थे द्वौ धर्मौ तिष्ठतः। प्रथमः धर्मः कः? व्याप्तिवृत्तित्व। द्वितीयः धर्मः कः? अव्याप्तिवृत्तित्व। इमौ धर्मौ परस्परौ भिन्नं न वा? परस्परं भिन्नौ इमौ धर्मौ। तो परस्पर भिन्न दो धर्म एक अधिकरण में रहते हैं क्या? थोड़ी सी लॉजिकली साउंडिंग नहीं लग रहा है? तो प्रश्न बनता है कि एक ही कपि संयोगाभाव रूप पदार्थ में दो विरोधी धर्म कैसे रहते हैं? अच्छा, अभी मैंने आपको ये भी बताया कि ये कभी कभी प्रतियोगी, अगर ये अभाव पदार्थ है, अव्याप्य वृत्ति है, तो प्रतियोगी समानाधिकरण होगा। अगर व्याप्य वृत्ति हो जाए तो प्रतियोगी व्यतिकरण हो जाएगा। इसका मतलब क्या होना पड़ेगा? एक ही अभाव में दो पेयर्स ऑफ विरोधी धर्म रह रहे हैं। एक तो व्याप्य वृत्तित्व भी उसी में रह रहा है और एक अव्याप्य वृत्तित्व भी रह रहा है, और एक प्रतियोगी समानाधिकरण भी हो रहा है और प्रतियोगी वैयाधिकरण भी हो रहा है। तो ये इस तरह की जो विरोधाभासी धर्म, विरोधी धर्म एक साथ कैसे रह सकते हैं? तो उसका उत्तर उन्होंने दिया कि देखो भैया, कि कोई भी अभाव पदार्थ अपने अधिकरण में किस संबंध से रहता है? स्वरूप संबंध से रहता है। तो कपि संयोगाभावः वृक्षस्य शाखायां वर्तते, तो यहाँ स्वरूप संबंध है, और कपि संयोगाभावः वृक्ष मात्रे वर्तते, वहां भी अभाव किस संबंध से रह रहा है? स्वरूप संबंध से रह रहा है। लेकिन प्रथम स्वरूप संबंध सावच्छिन्न है, जबकि द्वितीय स्वरूप संबंध ठीक समझा? पंक्ति में तो इसको भी समझते चलेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब स्वरूप संबंध सावच्छिन्न होगा तब तो दो धर्म रह सकते हैं। भाई मुझमें मैं अगर कक्षा में विद्यार्थियों के सामने खड़ा होकर के लेक्चर दे रहा हूँ तो मेरे अंदर अध्यापकत्व धर्म है, और मैं अक्सर विद्यार्थियों को कहता हूँ कि लंबी लाइन फीस सबमिट करने के लिए स्कूल में खड़ा हूं मैं, तो मेरे अंदर दो धर्म है, एक अध्यापकत्व धर्म और एक पितृत्व धर्म है। मैं अपने बच्चे की फीस जमा करने के लिए वहां खड़ा हूं, तो दो विरोधी धर्म तो एक दूसरे के साथ रह ही सकते हैं। तो केवल क्या है, संबंध भी अवच्छिन्न हो जाता है कई बार इस तरह से। अच्छा, अब आगे की चर्चा है। अभावः पुनर्विविधः, इन पंक्तियों को लगाना है, अभी हम चर्चा करेंगे। अभाव कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक अन्योन्याभाव और एक अंतर्भाव। अन्योन्याभाव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? म्यूचुअल एब्सेंस। ठीक है ना? जैसे आचार्य जी, महानंद जी मैं नहीं हूं, मैं महानंद जी नहीं हूं। अब दिस डिफरेंस इज फेल्ट, एनीवन कैन फील दिस डिफरेंस। ओके, कि अयम घटा अस्मात् घटात् भिन्नः, तो भेद सबकी प्रतीति का विषय बन रहा होता है। तो जो सबकी प्रतीति का विषय बन रहा होता है वो सत्य होता है। ठीक है ना? तो अब क्या होता है कि मैंने कहा कि ना का एक अर्थ क्या है? अन्योन्याभाव। ना का दूसरा अर्थ क्या है? भाव। हमने उदाहरणों में देखा अलग अलग रूप से। अब देखो, जब अन्योन्याभाव होता है कि समथिंग इज डिनाइड, क्या होता है? डिनायल ऑफ सम रिलेशनशिप। ओके, अच्छा ये बताइए, आइडिया क्या होता है कि ये नैयायिकों ने एक बड़ा अंबार खड़ा किया, घटो घटा। इसका मतलब घट आइडेंटिकल है केवल किसके साथ? A pot is identical only with itself, okay, and with everything else pot is non-identical. Pot is identical only with itself, and जो other than pot है वो सारे के सारे पदार्थों से pot is different. तो pot घटो घटा कह लीजिए, तो pot is pot कह लीजिए। मैं सर एक अच्छा प्रसंग याद आ गया मुझे, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। बीएन झा सर 6 महीने तक तर्क संग्रह का यह प्रकरण पढ़ा रहे थे।
बार बार कह रहे थे कि संस्कृत के भी शब्द बोल देते थे, क्या कहते हैं, घटा ना पटा, यही उदाहरण देता, घटा पटा ना। तो कह रहे हैं कि उनका थोड़ा बंगाली एक्सेंट के साथ, घट इज नॉट पट, घट इज नॉट पॉट, घट इज नॉट पॉट। तो 6 महीने के बाद एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, बोले कि सर आप पिछले 6 महीने से कह रहे हैं घट इज नॉट पॉट, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, घट इज ऑलवेज पॉट। Anyway, the pot is identical only with the pot, and pot is non-identical with anything other than the pot. This much is clear. Pronunciation, pot is not pot. सब अर्थ लग जाता, लेकिन इधर घट कहेंगे उधर पॉट कहेंगे तो भ्रम होगा। ये ऐसी भ्रांति होती रहती है, ठीक है ना? मैं ठीक से बता पा रहा हूँ? ये बताना है कि मैं यहाँ एक बात समझ लीजिए कि घट इज आइडेंटिकल ओनली विद द घट, एंड घट इज आइडेंटिकल नॉट आइडेंटिकल विद एनीथिंग एल्स, है ना? इसका मतलब क्या होता है कि घटम अतिरिच्य यो कोऽपि पदार्थः वर्तते स पदार्थः घटभिन्नः वर्तते न वा? यदि स पदार्थः घटभिन्नः वर्तते तर्हि तस्मिन् पदार्थे घटभेदः तिष्ठति न वा? अस्तु, अब देखो आइडेंटिकल, देखो घटः पटः न, घटः न पटः न करना, ऐसे समझने के लिए ना, घटः पटः न। अब बताओ घट के बारे में क्या घोषणा की जा रही है? घट पट नहीं है। ये जो न का अर्थ है ये क्या है? अभाव है, परंतु कैसा अभाव है अभी तक पता नहीं है, मान लो अभी तक पता नहीं है, अभाव तो है न का अर्थ। इन 4 प्रकार के अभाव में से कौन सा अभाव है या न का अर्थ? अगर ये पता करना है, यही तो है। वो ये कहता है कि देखो आप जब कहते हो कि नीलः घटः, नीलः घटः, यहाँ नील शब्द का अर्थ क्या है? नील वर्णवान। नील शब्द का अर्थ क्या है? नील वर्णवान और घटः। तो नील वर्णवान जो पदार्थ है और जो घट पदार्थ है, दोनों के दोनों आइडेंटिकल है कि यह नील वर्णवान वर्तते स एव घटः वर्तते। तो नील वर्णवती घटे च तादात्म्यम् अस्ति न वा? अस्ति। सुन्दरः नरः, सुन्दरो नाम सौन्दर्यवान, यह सौन्दर्यवान वर्तते स एव नरः वर्तते। नरत्ववान और सौन्दर्यवान, तो ये दोनों के दोनों नरत्ववान और सौन्दर्यवान में जो रिलेशनशिप है वो क्या है? तादात्म्य है। इसका मतलब जो सौंदर्यवान से तदात्म है नरत्ववान, ये तो आइडिया हुआ। तो प्रसक्तम ही प्रतिषिध्यते है ना, जो वस्तु है नहीं उसका प्रतिषेध होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब संसार में तादात्म्य नाम की कोई वस्तु होती है। एक तो घटो घटः का तादात्म्य है, दूसरे प्रकार का तादात्म्य आप इसमें भी सुंदर यहाँ क्या है? तादात्म्य। ये बहुत डिबेट का विषय है नव्य न्याय में, है ना? चलिए, मुझे वो डिबेट का नहीं पता, मेरे को इतना ही पता है कि घटो घटः और सुंदरः नरः दोनों एक अलग अलग प्रकार के तादात्म्य हैं। तो जब आप घटः, अगर मान लो आप कहोगे नीलः घटः, तो आप क्या बता रहे हो? दोनों के बीच में आइडेंटिटी को बता रहे हो। मान लो एक ऐसा सेंटेंस है घटः पटः, इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? यह घटः अस्ति स पटः अस्ति, घटः पटयोः तादात्म्यम् अस्ति, यही तो कहना चाह रहे हैं। लेकिन आपने घटः पटः न कहा, तो आप किसको डिनाई कर रहे हो? तादात्म्य को ही। यू आर डिनाइंग द आइडेंटिटी रिलेशनशिप बिटवीन द पॉट एंड द घटः, राइट? यही तो आइडिया है ना। इसका मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड तादात्म्य संबंध। उसी तादात्म्य संबंध को ऐक्य कहते हैं। क्या कह देते हैं? ऐक्य। इसी को तत्स्वरूपता कहते हैं। इसका मतलब तादात्म्य संबंध कहीं न कहीं एग्जिस्ट करता है, उस एग्जिस्टिंग तादात्म्य संबंध कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ तादात्म्य संबंध नहीं है, ऐसे बताना चाहते हैं। तो आप क्या कहोगे? घटः पटः न। अच्छा, ये जो न के द्वारा किस अभाव का कथन हुआ बच्चों? अन्योन्य भाव का। अच्छा, अब देखिए घटः
पटा भाव, पटान्योन्या भाव, ठीक है, पटान्योन्या भाव। अधुना अयं पटान्योन्या भावः कुत्र तिष्ठति? घटे तिष्ठति। अत्र अधिकरण पदार्थः कः? घट। आधेय पदार्थः कः? पटान्योन्या भावः। पटान्योन्या भावः का मतलब है पटभेदः। तो पटभेदवान घटः अस्ति न वा? अस्ति। तो इसलिए पटभिन्नः घटः कह रहे थे आप। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप देखिए घटः पटः न, मेरे साथ बताइए, न के द्वारा किसका कथन हुआ? अभाव का। इस अभाव का प्रतियोगी यहाँ क्या दिख रहा है सामने? घटः पटः न के सामने क्या है? पट। तो अत्र अभावस्य प्रतियोगी कः वर्तते? घटः वर्तते। अस्मिन् प्रतियोगिनी प्रतियोगिता तिष्ठति न वा? तिष्ठति, है ना? इयं प्रतियोगिता केन संबंधेन अवच्छिन्ना, तादात्म्य संबंधेन अवच्छिन्ना, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? जिस अभाव जो जैसे पटनिष्ठ प्रतियोगिता का निरूपक जो अभाव है, अभाव इज द डिस्क्राइबर, एंड व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर? द प्रतियोगिता इज बीइंग डिस्क्राइब्ड। प्रतियोगिता और अभाव में निरूप्य निरूपक भाव संबंध है। व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड? आप कहोगे प्रतियोगिता इज बीइंग डिस्क्राइब्ड। हु इज द डिस्क्राइबर? अभाव इज द डिस्क्राइबर। अभाव describes the pratyogita, but can you leave this pratyogita without any delimiter? No, you have to put something as delimiter, है कि नहीं? तो अत्र दो प्रकार के डिलिमिटर्स होते हैं सामान्य रूप से, धर्म रूप डिलिमिटर और संबंध रूप डिलिमिटर। यहाँ संबंध क्या है? तो तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपक भाव अन्योन्याभाव। अब इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। अभावश्च पुनर्विविधा, स्पष्ट है? अन्योन्याभावः संसर्गाभावश्च तादात्म्यं तत्स्वरूपता ऐक्यम अभेदः नाम कश्चित् संबंधो अस्ति। जो अस्ति है उसी को तो नास्ति कहोगे, जो है नहीं। इसीलिए नैयायिक लोग कहते हैं कि देयर इज नथिंग लाइक, क्या कहते हैं, बंध्यापुत्र। यू कैन नॉट डिनाई बंध्यापुत्र। बंध्यापुत्र नास्ति इति वाक्यं न भवति। ये दिस वाज द आइडिया। यू कैन नॉट डिनाई बिकॉज़ देयर इज नो एक्जिस्टेंस ऑफ बंध्यापुत्र, सो यू कैन नॉट डिनाई। असक्तम ही प्रतिषिध्यते। दिस वाज द आइडिया, है ना? तो ये देखिए कि नाम कश्चित् संबंधो अस्ति तेन संबंधेन तस्य प्रतियोगी अनुयोगिनो अभेदः प्रतीयते। जैसे यथा सुंदरो नरः। यहाँ देखिए प्रतियोगी और अनुयोगी क्या है? संबंध का एक प्रतियोगी होता है और एक अनुयोगी होता है। तीन तरह के पदार्थ होते हैं, आपने बार बार पढ़ा होगा। संबंध का एक प्रतियोगी होता है, जैसे राज्ञः पुरुषः। तो राज्ञः पुरुष में एक शब्द है राजन, एक शब्द है पुरुष, एक शब्द है नस। नस के द्वारा किसका कथन किया गया? एक राज पदार्थ है, एक पुरुष पदार्थ, एक संबंध पदार्थ है। संबंध पदार्थ का एक प्रतियोगी कौन हो गया? एक अनुयोगी हो गया, ठीक है ना? अभाव का भी इस तरह से होता है। तो यहाँ बताना ही चाह रहे हैं कि सुंदरो नरः इत्यत्र सुंदर नरयोः ऐक्यम, नर सुंदरयोः ऐक्यम प्रतीयते। स्पष्ट है? मतलब सुंदरत्ववान और नरत्ववान उनका ऐक्य है कि नहीं? तादात्म्य है कि नहीं? तादात्म्य संबंधेन अभावः भेदः अन्योन्याभावः। अब आगे चल रहे हैं। यस्य अभावस्य प्रतियोगिता तादात्म्य संबंधेन अवच्छिन्ना स अन्योन्याभावः। अब देखिए अभावः अनेकविधः। कः अभावः? किन्नामाभावः? कश्चभावः? किन्नामाभावः? अत्र का निर्णय? यस्य अभावस्य क्या कहते हैं प्रतियोगिता तादात्म्य संबंधेन अवच्छिन्ना। ये सिंपल सी बात है। जिस अभाव की प्रतियोगिता तादात्म्य संबंध से अवच्छिन्न होगी उस अभाव के बारे में क्या जान जाइए? अन्योन्य भाव जान जाइए। यस्य अभावस्य प्रतियोगिता तादात्म्य संबंधेन अवच्छिन्ना स अन्योन्याभावः इति। यथा घटो न घटः इति। What is being denied here? The identity is being denied. Is there identity between the ghata and the pata? No. So if someone says ghata is pata, then I come and say no, ghat cannot be pata.
तो कोई फेक एक रूप से प्रस्तुत कर रहा घटा पटा, मैं कहूँगा घटा पटा ना, तो घटा पटा कहने वाले ने दोनों के बीच में क्या संबंध को स्थापित किया? तादाद में को। मैं घटा पटा ना कह करके ना के द्वारा किसका निवारण कर रहा हूँ? तादाद में। तो द रिलेशनशिप that is being denied here is that of identity. तो ततश्च न्याय भाषायाम अन्योन्याभावस्य तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपक अभावत्वम अन्योन्याभावत्वम, ये इस तरह से अन्योन्याभावत्वम नाम किम कहोगे? तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपक अभावत्वम अन्योन्याभावत्वम इति लक्षणं पर्यवसितं भवति। अन्योन्याभाव एव भेदः। अच्छा, अन्योन्याभाव भिन्नः अभाव संसर्गाभावः, ठीक है ना? नया, अब ये सरल है, नया अभाव बोधने यत्र प्रतियोगी पदे अनियोगी पदे च प्रथमा भवति तत्र अन्योन्याभावः प्रतीयते, ठीक है? अब देखिए इन्होंने ये संसर्गाभाव को इंट्रोड्यूस किया, फिर अन्योन्याभाव के बारे में ऐसे बोलने लगे, मतलब बीच में संसर्गाभाव को इंट्रोड्यूस किया। दिस इज वेरी मच लाइक बीइंग नैयायिका, ठीक है? तो अन्योन्याभाव भिन्ना भाव संसर्गाभाव, आगे कह रहे हैं नया अभाव बोधने यत्र प्रतियोगी पदे अनियोगी पदे च प्रथमा भवति तत्र अन्योन्याभाव। घटः कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। और पटा प्रथमा विभक्ति। यत्र पुनः प्रतियोगी पदे प्रथमा अनियोगी पदे च सप्तमी, बहुत सरल है, तत्र नया संसर्गाभावः प्रतीयते। नया कदा अन्योन्याभावः प्रतीयते? नया कदा संसर्गाभावः प्रतीयते? जब सप्तमी विभक्ति है, किसमें? अनियोगी में, और प्रतियोगी में प्रथमा विभक्ति। ये मार्कर्स है। तो ये अब इसको कंक्लूड कर रहे हैं, एक पंक्ति और है, वो सरल है। स्थूलतः इदम अत्र अवधेयम, ठीक है? तो ब्रॉडली यहाँ यह समझना चाहिए, अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यस्य भावः। अब जो अन्योन्य, जैसे मैं और आचार्य जी, मेरे लिए उनके लिए मैं अन्योन्य हूँ, मेरे लिए अन्योन्य। मयि आचार्यस्य अभावः अस्ति, आचार्ये मम अभावः वर्तते। तो अन्योन्यस्मिन् अन्योन्याभावः, अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यस्य भावः तादात्म्यः भावः भेद इति यावत् अन्योन्याभावः। अब देखिए, संसर्गस्य प्रतियोगिनः संबंधस्य अनुयोगिनी अभावः संसर्गाभावः। अब क्या होता है, देखिए, जैसे भूतल है और घट है, यहाँ भूतले घटः जब आप कहते हो, तो यहाँ क्या है कि भूतल नी और घट है ना। नी ने किसको बताया? आधार आधेय भाव संबंध को बताया। अब यहाँ आधार आधेय भाव संबंध किन रूप है? संयोग रूप है। भूतल में अगर घट रहता तो किस संबंध से रहता है? संयोग संबंध से रहता है। तो ये घटा कहते हो, तो जो नी पद है वो किसका वाचक हो जाता है? संयोग का। अब भूतले घटा ना कह करके इसी संयोग का ही निवारण कर रहे हो, तो यहाँ प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध क्या हो जाएगा? रिलेशनशिप दैट इज बीइंग डिनाइड, है ना? कि उसी वही तो प्रतियोगिता का अवच्छेदक होता है। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है संसर्गस्य प्रतियोगिनः संबंधस्य अनुयोगिनी अभावः संसर्गाभावः। अब देखिए, अन्योन्याभावस्थले प्रतियोगी अनुयोगिनोः घटपटयोः परस्परम् अभेदाभावः भेदः प्रतीयते। ये सरल है। देखिए, घटः क्या कहते हैं? घटः पटः न, यहाँ देखिए न के द्वारा किस अभाव का कथन किया गया? अन्योन्याभाव का। इसका मतलब क्या हो गया? घटः पटः अन्योन्याभाववान, ठीक है ना? घटः पटः अन्योन्याभाववान। यहाँ अभाव का अनुयोगी क्या है? यहाँ अन्योन्याभाव का अनुयोगी क्या है? घटः पटः न। फिर से देखिए, घटः पटः न, ना का वास्ता किसके साथ है? पट के साथ है। तो पट अन्योन्याभावः। अधुना अयं पटान्योन्याभावः कुत्र तिष्ठति? घटे तिष्ठति। केन संबंधेन तिष्ठति? सर्वोऽपि योऽपि कोऽपि अभावः
स्व अनुयोगिनी केन संबंधेन तिष्ठति, स्वरूप संबंधेन तिष्ठति। तो पट अन्योन्या भाववान घटः कहते हो, तो यहाँ अनुयोगी पदार्थ कौन हुआ? घट हुआ। और अभाव का प्रतियोगी कौन है? घटः पटः नाम है, इसलिए घटः पटः नाम, तो ना ने अभाव को कहा, अभाव का प्रतियोगी कौन है? पट है, ठीक है ना। तो यहाँ प्रतियोगी पदार्थ है पट और यहाँ अनुयोगी पदार्थ है घट, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अन्योन्याभाव स्थले प्रतियोगी अनुयोगिनो घटपटयोः, स्पष्ट है? परस्परम अभेदाभावः प्रतीयते, भेदः प्रतीयते। संसर्गाभाव स्थले तो प्रतियोगी अनुयोगिनोः घटभूतलयोः, ठीक है ना। यहाँ प्रतियोगी कौन है? भूतले घटा ना। यहाँ ना ने किस प्रकार के अभाव को कहा? किस कौन से संसर्गा भाव को? अत्यंता भाव को। तो अत्यंता भाव का अनुयोगी कौन है यहाँ? भूतल। और प्रतियोगी कौन है? घट है, ठीक है ना। तो संसर्गा भाव स्थले तो प्रतियोगी अनुयोगिनो घट भूतल, एक में भूतल है, संबंधो नास्ति इति पर्यवसाने प्रतीति, स्पष्ट है ना। अच्छा, अतएव प्रतियोगी अनुयोगिनो अभेदेति घटे घटो नास्ति। इस पंक्ति का अर्थ मैं समझ नहीं पाया भी। अच्छा देखो, घटे घटो नास्ति, यह एक ही घट को लेकर के घट घोषणा है या एक घट में दूसरा घट नहीं है? एक घट में दूसरा घट नहीं है। एक घट में तादात्म्य संबंध से वो घट तो है, और संयोग संबंध से घटांतर भी रहेगा, लेकिन दो घट है, उसमें एक घट में दूसरे घट का भेद बैठा रहेगा, दोनों अलग अलग पार्टिकल है। इसलिए इस घट का भेद, क्योंकि इस घट का जो इस घट की जो रचना हुई है वह भिन्न अवयव से, इस घट की रचना भिन्न अवयव से, इसलिए वस्तुतः ये दोनों घट अलग अलग, इन दोनों घट में भेद है। तो यहाँ दो घटों को लेकर के कहा जा रहा है अतएव प्रतियोगी अनुयोगिनो अभेदेति। जैसे घटो घटा कहते हैं, मान लीजिए, ठीक है ना। तो एकस्मिन् एव घटे अयमेव घटः प्रतियोगी घटो भवति, अयमेव घटः अनुयोगी घटो भी भवति, यह अर्थ है या दो घटों के बारे में बात हो रही है? क्या है ये पंक्ति है, इसके बाद भी टिप्पणी करिएगा आप। अतएव प्रतियोगी अनुयोगिनो अभेदेति घटे घटो नास्ति इति संसर्गाभाव प्रतीति। मुझे ऐसा लग रहा है कि एकम एव घटम पुरस्कृत्य प्रतीतिर्जायते अस्मिन् घटे घटो नास्ति। घटे घट अस्ति है ना, तो तादात्म्य है, लेकिन किसी को ऐसी प्रतीति हो गई घटे घटा नास्ति, तो ऐसी प्रतीति तो किसी को हो ही सकती है ना। तो ये प्रतीति संसर्गाभाव विषयक प्रतीति है, अन्योन्याभाव विषयक प्रतीति, संसर्गाभाव विषयक। मुझे ऐसा लगा, मेरे को कंफर्म इस पे लिखा भी नहीं है, उन्होंने भी अंग्रेजी में। तो मुझे जो आदेश प्राप्त हुआ था तदनुसार ये 37 तक ही था। तो हमने ये देखने का प्रयास किया कि जैसे भाव पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, व्याप्य वृत्ति और अव्याप्य वृत्ति, ऐसे ही अभाव पदार्थ भी व्याप्य वृत्ति और अव्याप्य वृत्ति भी। व्याप्य वृत्ति किसे कहते हैं विद्यार्थियों, बताओ? सभी आधार को व्याप्त करके जो पदार्थ रहता है उसको व्याप्य वृत्ति कहते हैं। तो सभी आधार को व्याप्त न करके आधारित देश में रहता है उसको अव्याप्य वृत्ति कहते हैं। अच्छा, तो जो अव्याप्य वृत्ति पदार्थ, चाहे वो भाव पदार्थ हो चाहे वो अभाव पदार्थ हो, इसकी अव्याप्य वृत्ति पदार्थ में वृत्तिता रहेगी ना, उसकी बीइंगनेस, उसका डिलिमिटर किसी न किसी को होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। तो जो सीमा परिच्छेदक का मतलब होता है डिलिमिटर, और ये डिलिमिटर क्या क्या हो सकता है? एक तो अधिकरणिक देश हो सकता है और एक काल हो सकता है। इस तरह से इन्होंने चर्चा की है और उदाहरणों से स्पष्ट समझाने का प्रयास किया है। और तो ये देखा, फिर आपने ये भी देखने का प्रयास किया जो अव्याप्य वृत्तिता होती है उसके अवच्छेदक वाचक पद में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे अग्रे वृक्षः कपि संयोगी, तो अग्रे में सप्तमी विभक्ति है, मूले वृक्षः कपि संयोगाभाववान, तो सप्तमी विभक्ति को देखते ही पहचान लीजिए। और इसी तरह से एक और क्राइटेरिया है, व्हाट इज द क्राइटेरिया?
प्रतियोगी सामानाधिकरण्य किसमें होता है? अव्याप्त वृत्ति के अभाव में प्रतियोगी सामान्य होता है, व्याप्त वृत्ति अभाव में प्रतियोगी वैयाधिकरण्य होता है। और मैंने क्या बताने का प्रयास किया कि सामान्य क्या कहते हैं, अव्याप्य वृत्तित्व व्याप्य वृत्तित्व ये विरोधी धर्म एक पदार्थ में कैसे रह सकते हैं? समानाधिकरण्य वैयाधिकरण्य ये दोनों के दोनों धर्म एक पदार्थ में कैसे रह सकते हैं? इसका उत्तर क्या बताया कि जो संबंध है ना, उस संबंध को कोई सावच्छिन्न होगा, तो हो सकता है अवच्छेद के आधार पर हो सकता है। अंत में यही बताने का प्रयास किया कि अन्योन्य भाव में किसको डिनाई किया जाता है? आइडेंटिटी को डिनाई किया जाता है। जहाँ आइडेंटिटी होती है वहाँ अभेद होता है, जहाँ आइडेंटिटी को डिनाई किया जाता है वहाँ क्या होता है? भेद होता है। तो जब आप घटा पटा कहते हो, इसका मतलब घट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द पॉट, ऐसा होता है। जब आप घटा पटा ना कहते हो, इसका मतलब आप डिक्लेयर करना चाह रहे हो घट इज डिफरेंट फ्रॉम द पॉट, ऐसे कहना चाह रहे हो। यू आर एम्फसाइजिंग द आइडिया ऑन द आइडिया ऑफ डिफरेंस, है कि नहीं? तो ये बात कही। अंत में उन्होंने ये कहा कि अन्योन्य भाव स्थल में प्रतियोगी और अनुयोगी में क्या हो जाता है? भेद की प्रतीति होती है। संसार का भाव स्थल में संबंध का को डिनाई किया जाता है, संयोग रूप संबंध को, समवाय रूप संबंध को। और अंत में जो वाक्य जो आचार्य जी ने स्पष्ट किया कि अतएव प्रतियोगी अनुयोगी नो अभेदेपि, ठीक है ना? घटो घटा इत्येतत् उदाहरणं गृह्यताम्, तत्र घटो घटः यत्र अनुयोगी पदार्थोऽपि घटः प्रतियोगी पदार्थोऽपि घटः, एकस्मिन् एका एव भवति अनुयोगी पदार्थोऽपि और प्रतियोगी पदार्थोऽपि। तादृशे स्थले कीदृशस्य अभावस्य प्रतीतिरस्ति? अन्योन्याभावस्य अथवा संसर्गाभावस्य? संसर्गाभावस्य प्रतीतिरस्ति। ये मैं जहाँ तक समझ पाया इन पैराग्राफ्स को, ये है। दो एक प्रश्न पूछे जा रहे थे, आप चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं, हम सब मिलकर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक लोग बैठे हुए हैं। जी आप बताइए प्रश्न। नमस्ते गुरुजी। हरिओम, श्रूयते वा? श्रूयते। अत्र गुरुभिः यतः सप्तमी विभक्ति स्थले अपि च अधिकरण स्थले अवच्छेदकः भवति। अनन्तरं गुरवः तत्र एकम् उदाहरणं दत्तवन्तः अस्मभ्यं। तत्र सूरो वीरः एवं तत्र अहं विस्मृतवान्। अहं वदामि, अत्र षष्ठी विभक्ति योजयित्वा अहम् एकं वाक्यं वक्तुम् इच्छामि। हावड़ा जिलायाः उज्ज्वलः अस्याम् आन्तर्जालिक कार्यशालायां विद्यमानः वर्तते। अत्र हावड़ा जिलायाः उज्ज्वलः लिखित में दिया उज्ज्वल थोड़ा सा बताइए, कुछ भी समझा नहीं। नमस्ते, श्रूयते वा? हरिओम। हावड़ा जिला अत्र अहम् अवच्छेदं कर्तुं शक्नोमि वा? यतोहि हावड़ा जिला अत्र नियामकः वर्तते। स्पष्टं वा? स्पष्टं नास्ति। स्पष्टम् उच्यताम्। अत्र गुरवः उक्तवन्तः सप्तमी विभक्ति स्थले प्रायशः अवच्छेदकः भवति। अस्मात् पूर्वं वयम् अधीतवन्तः अवच्छेदकः नियामकः सीमा परिच्छेदकः च वयं पठितवन्तः। यदि अहं वदामि हावड़ा जिलायाः उज्ज्वलः अस्याम् आन्तर्जालिक कार्यशालायां विद्यमानः वर्तते, अत्र हावड़ा जिला अत्र उज्ज्वलस्य अत्र नियामकः वर्तते। हावड़ा जिलायाः उज्ज्वलः अत्र बहुभ्यः स्थानेभ्यः छात्राः अत्र भागग्रहीताः सन्ति। अत्र हावड़ा जिला तावत् शताधिकाः छात्राः भवितुं शक्नुवन्ति। सर्वेषां नामानि तावत् उज्ज्वल एव। तर्हि 99 ये उज्ज्वल नामानः सन्ति, तेषां व्यावर्तनं कथं स्यात्? तत्र व्यावर्तकः शब्दः हावड़ा जिलायां यः विद्यमानः
तावत् अवच्छेदकं वक्तुं शक्नोमि वा हावड़ा जिला स्थानं व्यवच्छेदकमेव सप्तमी भवति इति यदुक्तं तत्र षष्ठी दीयते कथं व्यावर्तकं संबंध सामान्य षष्ठी संबंध सामान्य एक तो प्रायशः भी लिखा हुआ है। हाँ प्रायशः लैंग्वेज में सप्तमी विभक्ति होती है। आम 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 और साथ ही जो एक प्रश्न था सर, ये जो क्यों ये इन्होंने यहाँ डाल दिया, ये संसदा भाव का बीच में क्यों डाला? शायद आपका प्रश्न चल रहा है, अन्योन्या भाव का विचार कर रहे थे, फिर एक लाइन संसदा भाव का डाल, फिर उसके बाद अन्योन्या भाव का। इसका ये तात्पर्य जो अन्योन्या भाव को नास्य प्रकृति विलक्षण, अन्योन्या भाव तो नास्य चरितार्थ कुछ विलक्षण प्रकृति विलक्षण अयम अस्मात् पृथक् और अन्योन्या घटो न पटः, इन दोनों में क्या अंतर, उसी को स्पष्ट कर दिया कि नहीं, जहाँ प्रथम तत्व न होगा वहाँ अन्योन्या भाव होगा और जहाँ पंचम तत्व न होगा वहाँ पृथक होगा। अयम अस्मात् पृथक, प्रायः ये प्रश्न होता है कि पृथक और अन्योन्या भाव इन दोनों में क्या फर्क है? हाँ, ये जैसे वेदांत भी तो नहीं मानते हैं फर्क, इसी का तो नहीं माना कि है गुण है और अन्योन्या भाव एक पदार्थ है, भाव पदार्थ दोनों की काम होती है। पार्थक्य अयम अस्मात् पृथक, घटा अस्मात् भिन्न, जब पटा घटा पृथक, तो एक ही तो है, भिन्न तो कहो चाहे पृथक तो कहो, एक ही चीज है, तब तक नहीं प्रकृति ही मिला जाता क्या है, प्रथमांतत्वेन पंचम यही प्रकृति। उसी को हमको लगता है कि हमारा जो दृष्टि उद्दिष्ट करते हुए फिर उन्होंने वो बात वहां दी गई और अर्थ भी तो स्वीकार किया जाता है। जैसे भैया का दो प्रश्न पूछने थे सभी छात्रों को सर, दो प्रश्न पूछने थे सर। बोलो सर, अगर जो आपने कपी का जो उदाहरण दिया, अगर मैं उसको ठीक से समझा हूँ तो आपने जैसे कहा उसमें व्याप्य और अव्याप्य रूप इसलिए होता है क्योंकि जब अभाव होता है, अत्यंत अभाव, पूरे पेड़ पे कोई भी कपी नहीं है तो वो निरअवच्छिन्न है और वो स्वरूप संबंध से रह रहा है। और जब एक डाली पे मान लीजिए एक कपी बैठा है तो वहां पे संयोग होने से फिर वो अव्याप्य संबंध हो जाता है। लेकिन और उसी तरीके से जो दूसरी डालियां हैं जहाँ पे अत्यंत अभाव है वो भी अवच्छिन्न हो जाता है दूसरी डालियों की अपेक्षा, मतलब कपी नहीं होने की अपेक्षा से। लेकिन फिर सर जो अगर मान लीजिए हर डाली पे कोई ना कोई कपी रहेगा तो फिर पूरे के पूरे पेड़ पे हर डाली पे कपी है, फिर वो निरवच्छिन्न ही रहेगा। तो दोनों ही केस में जब अत्यंत अभाव है तब भी निरवच्छिन्न हो सकता है और पूरे पेड़ के हर डाली पे एक अगर कपी है तब भी निरवच्छिन्न हो सकता है और एक में व्याप्य होगा और एक में अव्याप्य होगा। ये सर पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न ये था कि जो अन्य अभाव है उसका पॉइंट मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जैसे घट ही होता है, उसमें तादात्म्य संबंध होता है, दूसरा घट पट तो रूप हो नहीं सकता। तो इसका ऐसा मतलब समझना चाहिए कि घट अगर है तो दुनिया में अनंत पदार्थ है और उन सभी का एक एक पदार्थों का, अनंत पदार्थों का अन्य अभाव है उस घट में, ऐसा हमें समझना चाहिए। और सर उससे आपने रिलेट किया कि बंध्यापुत्र कैन नॉट बी डिनाइड बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो आपने रिलेशन बनाया ये समझ में नहीं आया कि व्हाई बंध्यापुत्र कांट बी डिनाइड। प्रश्न देखिए, आपके कहने का भाव ये है कि दो तीन प्रतीतियां आपने कही। एक प्रतीति ये है कि शाखायाम कपिः विद्यते तर्हि वृक्षस्य एकस्यां शाखायां वृक्षः, एक प्रतीति। और वृक्षस्य सर्वासां शाखायां वृक्षः, ये कपि संजोगा विद्यते। तो इन प्रतीतियों को सब वह अव्याप्य वृत्ति है या व्याप्य वृत्ति है, यही आपका प्रश्न है। व्याप्य नहीं सर, निर्वाचिन्न होगा कि सावच्छिन्न होगा उसमें? क्योंकि मेरे अनुसार जब एक एक डाली पे एक एक कपी है तो निर्वाचिन्न ही होगा, क्योंकि कोई भी डाली से आप अवच्छिन्न नहीं कर पाएंगे। और वहाँ व्यावर्तक शाखांतर तो है ही, एक बात। दूसरी बात,
शाखा पर, जिस शाखा पर कपि संयोग है, सर्वावयवावच्छेदेन शाखा पर उस कपि का संयोग नहीं है, एक देशावच्छेद, क्योंकि शाखा हम उसी को नहीं कहते जिस देश में वह कपि संयोग है, उसी को शाखा नहीं कहते हैं। किंतु कपि संयोग के अलावा विस्तृत शाखा है, इसलिए उसको हम तब भी हर एक शाखा पर कपि संयोग के होने पर भी हम उसे अव्याप्य वृत्ति ही मानेंगे। और व्याप्य वृत्ति अभाव, जैसे देखिए हम काल का अभाव वहां नहीं मान सकते, देश का संयोग है, काल का संयोग है, आकाश का संयोग है। आकाश का जो संयोग है, यद्यपि नैयायिक इसमें विश्वास नहीं करता, लेकिन एक समझने के लिए हम कहते हैं, जो आकाश का संयोग है वृक्ष में, वह सर्वावयवावच्छेदेन है, ठीक है ना। ऐसा ही हर एक शाखा पर विद्यमान कपि संयोग, कपि का जो संयोग है वह सर्वावयवावच्छेदेन नहीं है। इन दोनों प्रतीतियों में बहुत फर्क है। आकाश का जो संयोग है वह वृक्ष के प्रत्येक शाखावच्छेदेन, पत्रावच्छेदेन, मूलावच्छेदेन, सर्वावयवावच्छेदेन है आकाश का संयोग, क्यों? वह व्यापक है। लेकिन कपि व्यापक नहीं है, इसलिए उसको हम व्याप्य वृत्ति सभी शाखाओं पर 10-10 भी आप कपि संयोग कर लीजिए, तब भी उस कपि संयोग को हम अव्याप्य वृत्ति ही कहेंगे। एक संयोग भिन्न है, एक संयोग थोड़ी है। नहीं तो उसको किससे अवच्छिन्न करेंगे? हर एक डाली पे अगर कपि है तो उसे कैसे अवच्छिन्न करेंगे? स्पष्ट कर ही दिया। देखो, कपि संयोग व्यक्ति 1 और कपि संयोग व्यक्ति 2, कपि संयोग व्यक्ति 3, मतलब अनेक कपि संयोग है और अनेक कपि संयोग वृत्ति जो वृत्तिता है उसका अवच्छेदक, जैसे आचार्य जी ने इतना सा शब्द कहा, शाखांतर है। शाखांत एक एक शाखा है ना, अलग, ये मतलब एकस्या वृत्तितायाः अवच्छेदिका शाखा अन्यस्या वृत्तितायाः अवच्छेदिका शाखा अन्या। एक बात और विद्यार्थियों के सामने बताता चलूं कि जो उतरे घटया ना कहते हैं, अत्यंताभाव है। इस अत्यंताभाव को कई बार विभु पदार्थ माना जाता है। आप सबको पता है ना कि ये अत्यंताभाव वहां भी है जहां घट है। यस्मिन् अधिकरणे घटः वर्तते तस्मिन्नेव अधिकरणे घटात्यन्तः वर्तते। अब जैसे देखो, मोबाइल, यहाँ जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए, जैसे मोबाइल टेबल पर है, तो यहाँ इस टेबल पर मोबाइल है और इस मोबाइल का अभाव सर्वव्यापी पदार्थ है। अगर सर्वव्यापी पदार्थ, विभु पदार्थ किसको कहते हैं? संसार के किसी भी देश में जिसका अभाव नहीं होता उसी को विभु कहते हो। तो यत्र मोबाइल वर्तते तत्र मोबाइलस्य अभावः वर्तते, तत्रापि यदि मोबाइलस्य अभावः वर्तते तदा अयम अभावः विभु पदार्थः वर्तते। अब यहाँ प्रश्न क्या है कि मोबाइल है तो मोबाइल का अभाव भी है, जहां मोबाइल है वहां मोबाइल का अभाव भी है। तो प्रश्न क्या बनता है, आप बताओ? अगर अभाव है तो प्रतीति का विषय क्यों नहीं बनता है? ये तो है ना। आप में से उत्तर बताओ, इसका उत्तर क्या है? ना, इसका सरल उत्तर है। और बताइए, आप में से कोशिश करिए। मेरी दृष्टि से एक सरल उत्तर है। ऐसा होता है, एक पदार्थ को ढकने वाला दूसरा पदार्थ तो हो सकता है। जैसे मोबाइल भाव पदार्थ है या भाव पदार्थ है, मोबाइल होते हुए भी आपको मोबाइल नहीं दिख रहा ना, क्योंकि यह इसका क्या हो जाता है, क्या शब्द है, है ना, आवृत कर देता है ना होते हुए। तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को आवृत कर देता है। तो यहाँ मोबाइल पदार्थ है, इस अभाव पदार्थ के होते हुए भी, और उभयाभाव दो लेकर के भी तो प्रतीक, हाँ वो भी है डिफरेंट। मोबाइल और घट उभय का अभाव है, तो मोबाइल का भी अभाव हो गया ना उसी अधिकरण में, उसी देश में, उसी काल में। हाँ, तो बच्चा विद्यार्थी नहीं, देखो, अगर मैं कहूँ, आप प्रश्न पूछोगे कि यहाँ मोबाइल का अभाव है तो दिखता क्यों नहीं? मैं आप देख लो, दिख गया ना। मैं इसको हटाया तो मोबाइल का अभाव दिख गया। इसका मतलब क्या होगा, एक दो डिफरेंट एंटिटीज में से एक एंटिटी दूसरे को ढकने वाला बन सकता है। तो होते हुए भी पदार्थ की बात दिखता नहीं ना। तो इस तरह से इन्होंने, यद्यपि उसके दो
एक सामयिक अभाव है, क्या क्या है उसका एक मैंने ठीक समझाना चाहिए। हाँ वो ठीक है, स्वरूप संबंध की बात कही वो ज्यादा संगत है, क्योंकि अगर अत्यंता भाव आवृत हो गया है तो अन्यत्र भी उसकी प्रतीति नहीं होगी, तो आवृत नहीं हुआ है। जिस संबंध से उसे प्रत्यक्ष होना चाहिए वो संबंध अनित्य है, उसके आ जाने से संबंध बाधित नहीं हो रहा है, अभाव तो है। इसलिए आवृत आवरीय भाव आप कह रहे हैं वो भी एक दृष्टि है, लेकिन वस्तुतः अन्यत्र प्रतीति होने का उसको आवृत नहीं मानते। हाँ वो जहाँ प्रकरण आया अभाव अधिकरणात्मकत्व की चर्चा में ये बात आई। सर मेरा दूसरा प्रश्न जो था वो थोड़ा सा अलग था सर। अब जैसे मेरा दूसरे प्रश्न में जो घट है तो आज इसको इस व्याख्यान सत्र को यहीं कंक्लूड करते हैं। अब ओवर टू यू आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इतने ब्रिलियंट लोगों के बीच में और इन आचार्य जनों के समक्ष अपनी बात को रखने का, चांचल्य को रखने का देने के लिए। मैंने यहाँ सिखाया तो बहुत ज्यादा नहीं सीखा, बहुत बहुत धन्यवाद। महानंद जी मैं कुछ कहना चाहता था। सबसे पहले विमली जी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। औपचारिक धन्यवाद तो हमारे विभागाध्यक्ष जी देंगे। आपने बहुत ही अच्छी तरह से अध्यापन किया और उसका प्रमाण हमारे छात्र थे। जो कुछ आप चाहते थे वो छात्र आपकी अपेक्षा अनुसार बोलते थे और यह कुशल अध्यापक का लक्षण है। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ। सबसे पहले ये व्याख्यान मैंने आपका सुना है। आपसे मिलने की इच्छा थी लेकिन मिल नहीं पाया आज। मैं थोड़ा सा एक दो बातें कहना चाहता था आपके संदर्भ में। जो आपने विषय प्रतिपादित किया एक स्पष्टता की दृष्टि से, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे थे कि हम लोग मिल करके उत्तर देंगे, हम लोग मिल करके इस विषय को समझ रहे हैं। आपकी इस भावना को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नैयायिक जब भी कपि संयोगी एतद् वृक्षत्वात् की बात करता है तो कहता अयम वृक्ष है। सामने उसके कोई वृक्ष है जिसको देख करके वो समझाता है छात्र को कि अयम वृक्ष कपि संयोगी एतद् वृक्षत्वात्। वहां पर भी केवल वृक्षत्वात् नहीं कहता है, एतद् वृक्षत्वात् कहता है। इससे ये स्पष्ट है कि एक वृक्ष पक्ष है जिस पर संभवतः एक बंदर है और उस वृक्ष पर एक बंदर या तो शाखा पर रहेगा या दूसरी शाखा पर रहेगा या मूल में बैठा होगा। लेकिन उस नैयायिक की दृष्टि में यह निश्चित है कि वृक्ष पर बंदर है और वो एक ही है। क्योंकि अगर बंदर अलग अलग होंगे तो एक समस्या आ जाएगी कि वो संयोग भी अलग अलग है प्रतियोगी के भेद से। और नैयायिक ये कहता है कि वृक्ष है कपि संयोगी एतद् वृक्षत्वात्। बहुत से कपि संयोगों को सिद्ध नहीं करता है। एतावता यह सिद्ध होता है कि वृक्ष में कपि संयोग जो वो सिद्ध कर रहा है एतद् वृक्षत्व हेतु से, वह निश्चित रूप से अव्याप्त वृत्ति है और उस वृक्ष में रहने वाला संयोगा भाव भी अव्याप्त वृत्ति है। जी। आपने अपने व्याख्यान में एक बात कही कि कल्पना कीजिए, और बहुत अच्छी बात थी और छात्रों को समझने समझाने की दृष्टि से इस ढंग के प्रश्न और इस ढंग की चर्चा बहुत आवश्यक है। कल्पना कीजिए, आपने कहा था अपने व्याख्यान में कि एक वृक्ष है जिस वृक्ष में एक भी कपि नहीं है और किसी पत्थर के खंड पर एक कपि बैठा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति विशेष में उस वृक्ष पर भी संयोगा भाव रहेगा व्याप्त होकर के पूरे वृक्ष पर। तो वह संयोगा भाव अव्याप्य वृत्ति माना जाएगा, न कि अव्याप्य वृत्ति। आपका यह कहना बिल्कुल सही है। अगर ऐसी स्थिति है तो वह बनेगा, लेकिन सामान्य दृष्टि से इसीलिए संयोगी द्रव्यत्वात् आगे जाता है नैयायिक। संयोग को सीधे कहता है कि इस ढंग की बात न सामने आ जाए। जैसी एक बात आपने कही कि मान लीजिए कि वो वृक्ष को छोड़ करके बंदर एक जो है बैठ गया पत्थर पर
तब तो किसी भी अवयव में वृक्ष पर संयोग नहीं है, तो वह संयोगाभाव वहां पर व्यापी वृत्ति भी होगा। ऐसी परिस्थिति में अवश्य व्यापी वृत्ति होगा। लेकिन संयोग और संयोगाभाव अव्याप्य वृत्ति है, इसको सिद्ध करने के लिए संयोगी द्रव्यत्वात् आगे वो बातें करते हैं, संभवतः इसीलिए कि संयोग और संयोगाभाव को अव्याप्य वृत्ति सिद्ध कर सके। तो एक ये मेरी सोच थी। दूसरा ये कि अभी पीछे सच्चिदानंद मिश्र जी आए थे और चर्चा के प्रसंग में उन्होंने कहा कि व्युत्पत्तिवाद में कहा गया है कि प्रतियोग्य भावान्वयो तुल्य योगक्षेमौ, और बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका अर्थ ये है कि न के रहने पर जिस संबंध से कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु में प्रतीत होती है, न के होने पर तत्संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव वहां माना जाता है। जैसे घटः पटो न, अगर न को हटा दें और कहें कि घटः पटः, तो यहाँ पर पट का तादात्म्य हम घट में बताना चाहते हैं जी। यही प्रतीति होगी जब हम शब्द का प्रयोग करेंगे घटः पटः। अब न जब आ जाएगा तो क्या होगा, जिस संबंध से घटः पटः यह कहने पर प्रतीति हो रही थी, उस संबंध से उस घट में पट नहीं है, मतलब तादात्म्य संबंध से घट में पट नहीं है, यह प्रतीति होगी। और जैसा आपने अपने व्याख्यान में भी कहा कि तादात्म्य संबंध से घट में पट नहीं है, मतलब तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता घट का अभाव है, और यही अभाव अन्योन्याभाव है। तो मतलब ये हुआ कि तादात्म्य संबंध घट और पट के बीच में हम बताना चाहते हैं, उस संबंध का एक प्रतियोगी है, एक अनुयोगी है। जब न आएगा तो हम उस संबंध का निषेध करेंगे और कहेंगे कि तादात्म्य संबंध पट का घट में नहीं है। इसी तरह से जब हम कहेंगे कि भूतल पर भूतले घट, तो भूतल पर हम घट को, वहां पर भूतल और घट का एक संबंध है, संयोग, हम ये बताना चाहते हैं भूतले घट। लेकिन भूतले घट है नास्ति जब कहेंगे तो उसे संयोग संबंध का जो प्रतियोगी था और अनुयोगी था, भूतल अनुयोगी था, घट प्रतियोगी था, जब नास्ति कहेंगे तो उस प्रतियोगी का संयोग संबंध से अभाव हम वहां बताना चाहते हैं। तो संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता घटाभाव भूतल में प्रतीत होगा। तो इस तरह से ये बातें मुझे लगी कि एक विचार की दृष्टि से, स्पष्टता की दृष्टि से आपके साथ अवश्य चर्चा में आवे। और दूसरा ये भी था, हमारे यहाँ परंपरा से कहते हैं, आपने व्याख्यान में बताया विभिन्न उदाहरणों को देकर कि न जो है एक शब्द कैसे कभी अत्यंता भाव का, कभी अन्योन्या भाव का, किसी अन्य अभाव का द्योतक होता है, बोधक होता है। लेकिन हमारे न्याय की परंपरा में प्रायः जब हम लोग पढ़े हैं तो ये बताया जाता है कि घटः पटो न, ये जो प्रतीति होती है, इस प्रतीति के द्वारा घट पट का अन्योन्या भाव सिद्ध होता है। तो इदम इदम न, इस प्रतीति द्वारा, मतलब घट पटः न के अन्योन्या भाव नहीं है, पटः न इस प्रतीति के द्वारा सिद्ध जो अभाव होता है वह अन्योन्या भाव है। ऐसे अत्यंता भाव के बारे में घटः नास्ति ये अन्योन्या भाव नहीं है। घटः नास्ति एक विश्व प्रसिद्ध, लोक प्रसिद्ध प्रतीति है, और इस प्रतीति के आधार पर जो अभाव सिद्ध होता है वह अत्यंता भाव है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जहां कभी हम न कहते भी हों तो उस न का तात्पर्य नास्ति में ही होता है, और संभवतः ऐसा होता भी है। तो ये कुछ बातें आपके व्याख्यान से मन में आई और मैंने सोचा कि आपके साथ हम इसे बांटूं, मात्र उस भावना से, किसी और भावना से नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ अध्ययन की जो परंपरा है, स्वाध्याय की परंपरा है, वहाँ गुरु शिष्य मिल करके किसी भी विषय पर तत्व की चिंतन की दृष्टि से विचार विमर्श करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक जिज्ञासा आपसे करना चाहता हूँ, क्या आपके गुरु का नाम जान सकते हैं? मैंने व्याकरण पढ़ा पंडित विश्वदेव जी से। अच्छा। तो अन्य तो गुरु यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में थे ही अनेक, प्रोफेसर नारंग थे, प्रोफेसर अविनेन्द्र कुमार जी थे, प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय थे। चलिए उपाध्याय जी तो हम लोगों के बहुत ही प्रिय थे। थोड़ा प्रोफेसर बीएन झा सर से भी पढ़ने का। बीएन झा जी पूना में थे जी, वहाँ 2 साल में था सर उनके साथ।
मैं एसोसिएट प्रोफेसर बन के, उन्होंने मुझे बुलाया था वहाँ। अच्छा अच्छा। तो उनके साथ भी थोड़ा सा उनसे भी सीखने का। जी जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके। जी जी, यहाँ एक बात मैं भी कह दूं थोड़ी सी संगत, कि द्रव्य में अगर संयोगाभाव को व्याप्य वृत्ति करके दृष्टि हम बनाते हैं, तो जैसा आचार्य ने कहा कि उस संबंध भेद से एक वृक्ष में कोई भी संयोग नहीं है, तो वो अभाव व्याप्य वृत्ति कहा जा सकता है। लेकिन द्रव्य में संयोग अव्याप्य वृत्ति होता है, अतः गुणाधिकरणक जो संयोगाभाव है वो वस्तुतः व्याप्य वृत्ति माना जाता है। संयोगी द्रव्यत्वात् ये स्थल उठा करके यही कहा कि द्रव्य तो संयोग वाला है, तो संयोग है, संयोगाभाव है, दोनों ही अव्याप्य वृत्ति होंगे। अतः संयोगाभाव की व्यापक वृत्तिता का जो दृष्टिकोण है वो गुणाधिकरणत्व न लेना चाहिए कि गुण में गुणे गुणानंगी का संयोग कहीं भी किसी भी देश में नहीं रहता। अतः पूर्ण व्यापक वृत्ति होकर के संयोगाभाव गुण वृत्ति होकर के ही रहता है। इस दृष्टि को आप लोग मन में रखना चाहिए। बहुत बढ़िया, इसको सिद्धांत लक्षण बहुत बढ़िया इसको उठाया भी है और उसका बहुत व्यापक समाधान दिया है। खैर वो शास्त्रीय चर्चाएं हम लोग आपस में करते रहेंगे। आचार्य प्रवर ने आज जो व्याख्यान को अपनाया और जो इनकी अद्भुत शैली है, इसी अद्भुत शैली के लिए आपकी पहचान होती है। और एक अध्यापक का परिचय उनके गुरु से यदि करें तो वो एक गुरु का सम्मान है और करना भी चाहिए। लेकिन एक अध्यापक का परिचय उसका केवल छात्र होता है, और आपके छात्र और आपकी प्रतिष्ठा और किसी भी अध्यापक की प्रतिष्ठा उसके छात्र, और अध्यापक का धन तो केवल छात्र ही होता है। और आप इस मामले में धनवान हैं और आगे भी आप यशस्वी होते रहें। हमारे मध्य आप आए, ये हम सबों का सौभाग्य है। हम आगे भी आपको जब जब बुलाएं तब आप इन्हीं कृपा पूर्वक ऐसे ही आप आते रहें, ऐसी अभिलाषा हमारी होगी। और समय की मर्यादा में हम लोग को रहना होता है, हम उस मर्यादा को अतिक्रांत न करें। इसलिए हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने आचार्य विष्णुपद महापात्र जी से निवेदन करते हैं। धन्यवाद। वंदे गुरु परंपरा। धन्यवाद के अवसर है, जब हम ही लोग धन्य हो गए फिर उस बात तक का जो यथार्थ तत्व था, तत्व मुझसे कथा बात करते हैं, तो उसी का हम लोग जो तत्व को जानना था तो हम लोग जाने ही। तो जो भी हो, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के विभाग मुख्य और आज के सत्र के मुख्य नायक हैं, जो उनके उद्बोधन से हम आप्लावित हुए। केवल हम आचार्य लोग नहीं, वो हमारे जो शिष्य हैं उन परंपरा को भी वो इस प्रकार जो पदार्थ था, विषयता, व्याप्य वृत्ति और अव्याप्य वृत्ति, यहाँ से शुरू करके फिर अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव में ये जो वैशिष्ट्य है उनको उन्होंने पूरा प्रतिपादन किया। यहाँ पर ये भी बात है कि संयोगाभाव के संदर्भ में जो बात है उसमें नब्बे का मत भी अलग है, प्राचीन के मत में। कुछ लोग संयोगाभाव को जो है केवल के उनमें मानते हैं, और व्याप्य वृत्ति अव्याप्य वृत्ति रूप में भी वो मतभेद है। नब्बे और प्राचीन के मत में कुछ लोग रूप को भी व्याप्य वृत्ति मानते हैं और कुछ लोग उसको अव्याप्य वृत्ति भी मानते हैं। तो इस तरह का शास्त्र में चर्चा में वाले जाए थे सबको बोला सत्य रहती है। किंतु मुझे सबसे अच्छा लगा हमारे परिचित के दो गुरु जी के नाम उन्होंने लिया। हम भैया गुरु जी जो है आपको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सप्त साधु तो वहीं से शुरू हुआ। उपाध्याय गुरु जी और हमारे ध्यान दोनों के सानिध्य में आपको रहते में मिला, और साक्षात आप ओमनाथ, क्योंकि ओंकार से ही सारे जगत की सृष्टि है। तो मैं ऐसे आचार्य को आप धन्यवाद तो नहीं दूंगा, क्योंकि
और विश्वविद्यालय की तरफ से और छात्र परिवार की तरफ से। और इसमें हमारे साथ जो हमारे अग्रज हैं, तो जहाँ विभाग के पहले हैं तो वो अग्रज है, तो इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। और वो हमारे शर्मा जी हैं जो है रामचंद्र जी हैं, उनका लेकर भी उन्होंने बताया राम जी पुत्र दशरथ है, पिता दशरथ है, वहाँ क्या क्या संबंध होगा उन्होंने बताया। तो ऐसे हमारे रामचंद्र जी निरंतर अपने कार्य को निर्वहन कर रहे हैं, तो मैं उनको भी यहाँ पर कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और सबके मूल में ये छात्र समुदाय और आचार्यों के समुदाय से हमें प्राप्त किया हुआ महान, क्योंकि जिस आनंद से हम चलते हैं ऐसे हमारे आनंद मूर्ति हमारे विभाग के प्रमुख, और उस आनंद से भी हमारे और एक आचार्य जो बोल रहे थे, हमें वो अमृत तत्व मिलेगा तभी जाकर हम आनंद की ओर जा सकते हैं। तो ऐसे हमारे दीक्षित जी हैं और हमारे विभाग जो है आज जी हैं, सभी आचार्यों को प्रणाम करता हूँ। यहाँ भी उपस्थित है और सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और छात्रों को मैं, क्योंकि आप ही हमारे भविष्य हैं और आप इस शास्त्र को अगर जानना चाहते हैं तो ये जो है भाषा प्रदीप जो है ग्रंथ महान उपयोगी है, इसीलिए आप इस ग्रंथ को अध्ययन करके फिर छोड़िएगा मत, आगे भी इसको निरंतर पढ़ते रहिए। इसी बहाने आप तर्क संग्रह से लेकर विपत्तिवाद ग्रंथ तक आपका प्रवेश होगा, मूल यही है। तो आप उसी में लगे रहे, आपका मन जो हमेशा उसी न्याय शास्त्र में ही लगा रहे। बस इसी शुभाकांक्षा के साथ सबको प्रणाम करते हुए